गुड इवनिंग भाई अशोक। चलिए, तो हम लोगों का टेंस है। जय हिंद भाई, जय हिंद, गुड इवनिंग। हाँ जो गुड इवनिंग बच्चे। अह, देखिए, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अह, हरिओम। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस का एक कॉन्सेप्ट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है कि आज शायद हमारी टेंस की लास्ट क्लास होने जा रही है। ठीक है। अह, चलिए, देखिए, आई विश आई हैव मोर फ्रेंड्स। ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मुझे लग रहा है कि मैं एक बार देख लेता हूँ। आप थोड़ा सा होल्ड पे रहें, मैं एक बार ये देख लूँ क्या ये फंडामेंटल्स में आपको वीडियो दे रखा है। थोड़ा सा रुक जाएं बस। क्वेश्चन टैग्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, डिटर्मिनर्स, नाउन, टेंस, फंडामेंटल्स इन मूड। हाँ, ठीक है। तो एक देखो, फंडामेंटल्स में आपको वीडियो दे रखा है एक मूड। ठीक है, 12 जुलाई डेट दिखा रहा है उसमें आपकी। ठीक है। जुलाई क्यों दिखा रहा है, चलो कोई नहीं। तो वो जो मूड आपको फंडामेंटल्स में वीडियो मिला है ना बच्चे, वो हाफ है। उसका दूसरा पार्ट जो है ना, वो हम ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। या यूं कह लो कि ये फर्स्ट पार्ट है, वो दूसरा पार्ट है। ठीक है। हाँ, चलिए, तो मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ। आपके फंडामेंटल्स में एक वीडियो आपको दिया गया है। वो उसका नाम है मूड। मूड नाम से है वो वीडियो। ठीक है। मूड क्या है, ये सब मैं आपको थोड़ा सा ओरली ऐसे बता देता हूँ, देखो एक बार समझ लेना। स्पीकर जब किसी स्टेटमेंट को लेकर अपना पर्सनल ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ब की फॉर्म्स यूज होती हैं, जो स्पीकर के पर्सनल ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए होती हैं, उसे हम मूड कहते हैं। मतलब मूड एक तरीके से वर्ब की फॉर्म ही होती है, जैसे टेंस होता है। ठीक है। बस डिफरेंस ये होता है कि टेंस वर्ब की फॉर्म टाइम के पॉइंट्स का रेफर करती है। मूड वर्ब की फॉर्म टाइम के पॉइंट को नहीं, स्पीकर के अपने पर्सनल ओपिनियन को किसी एक्शन से रिलेटेड जो होता है एक्सप्रेस करती है। ठीक है। वो जो मूड का वीडियो देखेंगे तो उसमें वैसे गुड इवनिंग बच्चे, उसमें डिटेल में समझ जाएंगे। बाकी मैं ऐसे बता देता हूँ, देखो ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ, तुम में से जैसे सुनील विक्रम वगैरह जो लोग हो, तुम लोगों के जो बुक्स वगैरह हैं वो डिस्पैच हो गई हैं। ठीक है। और डिस्पैच स्लिप है आप लोगों के व्हाट्सएप पे भेज दी गई है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है। हाँ। तो मूड जो होता है, जिसे हम वर्ब की फॉर्म कहते हैं ना, ये तीन टाइप के हो गए। एक इंडिकेटिव मूड होता है। ठीक है। एक इंपेरेटिव मूड होता है। और एक सब्जेक्टिव मूड होता है। ठीक है। इंडिकेटिव मूड हम तब यूज करते हैं किसी वर्ब का, जब हम जिस सिचुएशन के बारे में बता रहे हो ना, वो सिचुएशन कोई फैक्ट हो। ठीक है। या कोई क्वेश्चन हो। मान लो हम कोई सिचुएशन बता रहे हैं, वो सिचुएशन एक फैक्ट है। जैसे मैंने कह दिया इट इज वेरी हॉट दिस डेज, आजकल बड़ी गर्मी है, तो ये जो सिचुएशन है ना, फैक्ट है। ठीक है। या मान लो किसी चीज को लेकर मैं अपनी मतलब सोच एक्सप्रेस करूं, जैसे मैं कह दूं कि ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो ये मेरी अपनी सोच है उसके बारे में, ये इंडिकेटिव मूड है। ठीक है। या मैं कह दूं कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये भी इंडिकेटिव मूड है। ठीक है। हाँ। फिर इंपेरेटिव मूड क्या होता है? इंपेरेटिव मूड वो होता है जब हम किसी पर्सन को कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब इंपेरेटिव मूड वो होता है जो हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, जैसे किसी को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में लिखी गई वर्ब जो होती है ना, वो इंपेरेटिव मूड की होती है। तो इंपेरेटिव मूड का मतलब होता है किसी के लिए कोई काम मैंडेटरी करना, मतलब किसी को इंस्ट्रक्ट करना कि वो वैसा करे जैसा आप बता रहे हो। ठीक है। आता है फिर सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड का यूज जनरली होता है उन सिचुएशन से रिलेटेड जो फैक्चुअल नहीं है, मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो फैक्चुअल नहीं है। ठीक है। उसको हम सब्जेक्टिव मूड में लिखते हैं। अब देखिए, जो नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है दो टाइप की होती हैं। एक तो ऐसी जो अभी फैक्ट नहीं है लेकिन हम चाहते हैं हो जाए, मतलब हमारी डिजायर है, वी नो दैट इज नॉट ट्रू राइट नाउ, बट वी डिजायर इट, लेकिन हमारी वो डिजायर है कि ऐसा हो जाए। और एक ऐसी होती है कि जो हमें पता है कि ये फैक्ट नहीं है और ये कभी होगी भी नहीं। ठीक है।
तो जो नॉन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, हमको दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक वो जो डिजायरेबल है, जो आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए, और एक जो इमेजिनरी है, वो मतलब आप चाहो भी तब भी नहीं होंगी, ठीक है। अब उसमें से जो हमारी डिजायरेबल सिचुएशंस होती हैं कि जो हम चाहते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये किया जाना चाहिए, उनको हम लिखते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में, जिसका वीडियो आपको फंडामेंटल्स में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में जो सिचुएशन अनरियल होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, ठीक है, उनके लिए हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, बेसिकली हमारा पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, ठीक है। मैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड को थोड़ा सा ना आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ एक दो एग्जांपल्स की मदद से। देखो, हालांकि एग्जांपल तो बहुत है, ये सारे पास्ट सब्जेक्टिव मूड के हैं, लेकिन फिर से देखो समझना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव अ कार। तो अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो ना, आई हैव अ कार, तो ये सेंटेंस सही है, ठीक है। और हम इसको फैक्ट मान लेंगे, हम ये मान लेंगे भाई जो स्पीकर है, ठीक है, हाँ, जो स्पीकर है वो बता रहा है कि उसके पास कार है, ठीक है। आई हैव अ कार का मतलब स्पीकर जो है वो ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि उसके पास कार है, तो इसका मतलब ये फैक्ट है, अपने बारे में बता रहा है उसके पास कार है, तो ये फैक्ट हो गया। तो ये लिखी गई सिचुएशन जो है ना, ये एक फैक्ट है, ये स्टेटमेंट एक फैक्ट है, ठीक है। और ये जो हैव है, जो वर्ब हमने इस सेंटेंस में यूज किया है, ये इंडिकेटिव मोड में है। तो अगर हम कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखें, बोले, जिसमें इंफॉर्मेशन जो बोली बताई जा रही है वो फैक्ट हो, तो ये इंडिकेटिव मूड की वर्ब होती है, तो ये हैव इंडिकेटिव मूड की वर्ब है। लेकिन मान लो मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा और अपडेट कर दूं और ऐसे लिख दूं, आई विश आई हैव अ कार। अब देखो, जैसे ही लिखोगे ना आई विश आई हैव अ कार, ठीक है, तो ये सिचुएशन फैक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ये फैक्ट होती तो ये पर्सन ऐसा विश क्यों कर रहा है, और अगर ये पर्सन ऐसा विश कर रहा है तो इसका मतलब ये सिचुएशन फैक्ट नहीं है। तो इसका मतलब जो लिखी गई सिचुएशन है ना, ये कॉन्ट्ररी टू फैक्ट हो गई। कॉन्ट्ररी का मतलब तुम लोग जानते होगे, ऑपोजिट। तो ये लिखी गई सिचुएशन फैक्ट ना होके कॉन्ट्ररी टू फैक्ट हो गई, ऑपोजिट हो गई फैक्ट के, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, अगर ये सिचुएशन जो है ये कॉन्ट्ररी टू फैक्ट है, तो फिर फैक्ट क्या है। अब मैं बताता हूं आपको फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है, बट आई डोंट हैव, ये है फैक्ट जो ब्रैकेट में मैंने लिखा। तो अगर कोई पर्सन ये कह रहा है आई विश आई हैव अ कार, तो इसका मतलब ये जो बताई गई स्टेटमेंट है, जो बताया गया सिचुएशन है, ये सिचुएशन फैक्ट नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये उसकी अपनी मतलब विश है, ठीक है। वो चाहता है कि उसके पास कार हो, लेकिन एक्चुअली उसके पास कार है नहीं। हमें कैसे पता नहीं है, हमें ऐसे पता है इसके पास नहीं है क्योंकि ये विश कर रहा है। अगर ये विश नहीं कर रहा होता तो हम मान लेते इसके पास कार है, विश कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास कार नहीं होगी, ठीक है। तो अगर ये जो सिचुएशन हमने लिखी है हवा कार, ये फैक्ट नहीं है, तो फिर फैक्ट क्या है। तो फैक्ट ये है कि आई डोंट हैव, बट आई डोंट हैव, लेकिन मेरे पास है नहीं कार। तो इसका मतलब रियलिटी ये है, फैक्ट ये है कि इसके पास कार नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लिख रहा है कि इसके पास कार है, तो इसने जो सिचुएशन लिखी वो रियल नहीं है, वो अनरियल है, इमेजिनरी है। तो अगर ये सिचुएशन इमेजिनरी है तो हमें पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करना पड़ेगा। पास्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो हमने हेड लिख दिया। थैंक यू बच्चे, प्रिंस। तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि जब हम किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को लिखते बोलते हैं जो कि रियल ना होके अनरियल होती है, इमेजिनरी होती है, फैक्ट ना होके कॉन्ट्री टू फैक्ट होती है, तो उसके लिए हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड्स का यूज करते हैं। पास्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब्स की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो समझना क्या है, ये जो हमने हैड लिखा है, ये एक्चुअल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों नहीं कह रहे, समझ लेना। हम इस हैड को टेंस इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इसके थ्रू हम टाइम के पॉइंट को रेफर नहीं कर रहे। मतलब आई हैड लिखकर हम ये नहीं बता रहे कि मेरे पास कार थी। तो चूंकि ये हैड जो वर्ब की फॉर्म है ना, ये टाइम के पॉइंट को रेफर नहीं कर रही, इसलिए हम टेंस नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे पास्ट सब्जेक्टिव मूड। गुड इवनिंग बच्चे, हाँ, ठीक है। अब एक और सिचुएशन से ये बात समझना, मान लो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे और लिखा, इफ आई एम अ डॉक्टर। आगे क्या लिखेगा क्या नहीं लिखेगा वो अपना देख ले। इफ आई एम अ डॉक्टर, अब देखो, अगर ये सेंटेंस कितना केवल इतना लिखा हो, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, कैन वी द वर्ड टुडे एज अ सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स वी कैन, ऑफ कोर्स। देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ एज अ हिंट, तो उससे हो सकता है आप कंक्लूजन ज्यादा निकाल लेंगे। एवरी वर्ड इन इंग्लिश, और मतलब कोई भी वर्ड जो इंग्लिश में होता है ना, एवरी वर्ड इन इंग्लिश इज अ नाउन, इज अ डिफॉल्ट नाउन। हर एक वर्ड एक नाउन होता ही होता है,
तो ये कभी मत कहो क्या हम इस वर्ड को सेंटेंस में सब्जेक्ट बना के लिख पाएंगे। ऑब्जेक्ट ना लिख पाए एक बार में समझ में आता है, सब्जेक्ट तो आप हर एक वर्ड को बना सकते हो, चाहे कोई प्रेपोजिशन हो, चाहे कंजंक्शन हो, चाहे कोई एडवर्ब हो। एवरी वर्ड इज अ डिफॉल्ट नाउन, हर एक वर्ड एक डिफॉल्ट नाउन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो अगर मैं ये सेंटेंस केवल इतना लिखूं आई एम अ डॉक्टर, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि तब हम इसे फैक्ट मान लेंगे। ये मान लेंगे भाई स्पीकर अपनी आइडेंटिटी बता रहा है कि वो डॉक्टर है, बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर वो लिख दे इफ आई एम अ डॉक्टर, तो इफ का यूज हम करते हैं सपोज करने के लिए, सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए। तो अगर कोई पर्सन ये कह रहा है इफ आई एम अ डॉक्टर, तो इसका मतलब डॉक्टर तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये डॉक्टर होता तो ये सपोज क्यों कर रहा है, और ये सपोज कर रहा है तो इसका मतलब डॉक्टर तो है नहीं। तो इसका मतलब लिखी गई सिचुएशन जो है वो इमेजिनरी हो गई, कॉन्ट्रा टू फैक्ट हो गई। तो अगर ये लिखी गई सिचुएशन आई एम अ डॉक्टर फैक्ट नहीं है, तो फिर फैक्ट है क्या? तो फैक्ट ये है बट आई एम नॉट। तो फैक्ट ये है कि पर्सन डॉक्टर है नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, इफ आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये सिचुएशन गलत है, क्योंकि ये फैक्ट नहीं है। हमें पता कैसे चलता है फैक्ट नहीं है? यहाँ पे आई विश लिखा, इससे पता चल गया, यहाँ इफ लिखा तो इससे पता चल गया ये फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर ये फैक्ट नहीं है तो फिर एम क्यों लिख रखा है? तो यहाँ पे लिखो आई वर्क। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमने कहा कि जब हम किसी अनरियल सिचुएशन को रेफर करते हैं तो उसके लिए हमें पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करना पड़ता है। पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे हैव थी तो उसकी हैड हमने लिख दी, लेकिन यहाँ पे जो हमने वर लिखा है ना, ठीक है, ये हमने वॉज क्यों नहीं लिखा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। असल में बी की सेकंड फॉर्म दो होती है, एक वॉज होती है और एक वर होती है। इनमें से जो वॉज होती है ना, ये होती है इंडिकेटिव मूड की वर्ब। इंडिकेटिव मूड का मतलब होता है कि इसका यूज हम तब करते हैं जब सिचुएशन जो लिखी बोली बताई जा रही है वो फैक्ट हो, ठीक है। लेकिन ये चूंकि फैक्ट नहीं है, इमेजिनेशन है, तो इमेजिनेशन के लिए हमेशा पास्ट सब्जेक्टिव मूड की ये वाली फॉर्म यूज किया करो, वर्ब। तो जो हम वॉज यूज करते हैं बी की सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये वॉज इंडिकेटिव मूड की वर्ब होती है, जिसका यूज हम करते हैं तब जब हमें एक्सप्रेस करना हो किसी फैक्ट को। बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ फैक्ट, ये स्टेटमेंट फैक्ट नहीं है, इमेजिनरी है, तो इसीलिए हमने पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज कर लिया। चलिए, ठीक है। खैर, जब ये कहानी तुम्हें समझ में आ गई, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। आई हैव मोर फ्रेंड्स, अगर ये केवल इतना लिखा हो, एक मिनट, दो लाइन खींच के, अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो आई हैव मोर फ्रेंड्स, तो ये सही हो जाएगा। तो हम ये मान लेंगे किसी दूसरे के मुकाबले हमारे फ्रेंड्स ज्यादा हैं। मान लो किसी पर्सन ने आके मुझे बताया कि मेरे 5 फ्रेंड्स हैं, तो मैंने कहा कि मेरे तो 10 फ्रेंड हैं, तो इसका मतलब आई हैव मोर फ्रेंड्स। तो आई हैव मोर फ्रेंड्स अगर हम केवल लिखे ना, गजेंद्र कुमार, ये तुम्हारा जो सेंटेंस हमने लिखा ना टुडे इज बर्थडे, इज इस सेंटेंस सही? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ ये सेंटेंस है गलत। ग्रामेटिकली तो ये गलत है, बोलचाल में कोई अपना बोले वो अलग बात है, वो बोलचाल में तो मैं जो कह रहा हूँ तुम मेरी बात समझ जाओ, बस इतना ही सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत है, इट इज हिज बर्थडे टुडे। यूज इट दिस वे, इट इज हिज बर्थडे टुडे, ठीक है। तो अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा आई हैव मोर फ्रेंड्स तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे देखो हमने लिख रखा आई विश, तो इसका मतलब इसके फ्रेंड्स मोर है नहीं, लेकिन ये ऐसा चाह रहा है कि और भी फ्रेंड हो। तो इसका मतलब अगर ये चाह रहा है तो रियलिटी ये हो गई बट आई डोंट हैव, बट आई डोंट हैव, लेकिन है नहीं इसके फ्रेंड्स। तो अगर ये चाह रहा है इसके और फ्रेंड्स हो लेकिन है नहीं, तो यहाँ पे पास्ट सब्जेक्टिव मोड लिखो हैड। तो जो हैड हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है ना, ये शो कर रही है कि लिखी गई सिचुएशन रियल नहीं है, इमेजिनरी है। तो पास्ट सब्जेक्टिव मोड्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, जो कि रियलिटी ना हो। बेटा दे के साथ वॉज नहीं आएगा ना, दे के साथ फिर वर आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लिखोगे ना, ही वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज अ डॉक्टर। नेक्स्ट में आ जाओ, दिस मैन बिहेव्स एज इफ इज अ चाइल्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, एक सेंटेंस हमने ये लिखा, ठीक है, और आगे तो हालांकि एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन फिर भी चलो क्या है समझा देते हैं। ये चलो छोड़ो, पहले यहीं से समझेंगे, पहले इसे समझना। हमने लिखा ही इज अ चाइल्ड, मान लो ये सेंटेंस केवल इतना हो, ठीक है। मान लो कोई लड़का है, कोई शरारत कर रहा है, ठीक है, तो हमने कहा छोड़ो बच्चा है, माफ करो इसे, ठीक है। तो हमने कहते ही इज अ चाइल्ड, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ही का मतलब हो जाएगा बॉय, कि कोई बॉय है और अभी उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है, बच्चा है, तो हमने कहते ही इज अ चाइल्ड, छोड़ो इसे, ठीक है, बात खत्म हो गई। लेकिन अब एक चीज देखना, ये बात जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो चाइल्ड थोड़ी है, वो तो मैन है। तो अगर हम कह रहे हैं दिस मैन बिहेव्स एज इफ ए चाइल्ड, तो इसका मतलब चाइल्ड तो होगा नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही बता चुके हैं मैन है। तो ये अब बाकी देखो एज इफ लिखा है, इससे भी पता चल गया कि हम सपोज कर रहे हैं भाई, एज इफ है, एज दो है, इनका यूज हम करते हैं तब जब हम कोई सिचुएशन सपोज कर रहे हो।
तो हमने कह दिया मैन ऐसे बिहेव करता है जैसे कि मान लो बच्चा हो, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हमें ना भी कोई बताए तब भी हमें पता है कि अगर ये मैन है तो बच्चा तो ये होगा नहीं। तो इसका मतलब ये जो हमने सिचुएशन लिखी एज इफ इज अ चाइल्ड, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये हो गया बट ही इज नॉट अ चाइल्ड, लेकिन वो बच्चा है नहीं। अब रह गई बात, हमें कैसे पता कि वो बच्चा नहीं है, क्योंकि वो पहले लिखा जा चुका है कि ये मैन है। तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन हमने लिखी है ना एज इफ एज अ चाइल्ड, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी कुछ और है, रियलिटी ये है कि वो चाइल्ड नहीं है और हम कह रहे हैं कि वो चाइल्ड है। तो इसका मतलब ये लिखी गई सिचुएशन फैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट है, तो इसमें पास्ट सब्जेक्टिव मोड का यूज करो, एज इफ यू वर अ चाइल्ड। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि जब हमें पास्ट सब्जेक्टिव मोड से यूज कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे अंडरस्टूड मीनिंग ये हो जाते हैं। ब्रैकेट में जो हम लिख रहे हैं ना, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। ठीक है, आई विश आई हैड मोर कार बट आई डोंट हैव। नेक्स्ट में जो हमने लिखा, कमल टॉक्स एज दो ही इज गॉड। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, इतना तो हमें पता है कि कमल गॉड तो का नाम है नहीं भाई। मान लो जितने भी गॉड हैं, अगर हम थोड़े बहुत गॉड्स के नाम जानते भी हैं, तो उसमें कमल नाम का तो कोई गॉड है नहीं। पहली बात तो ऐसे ही सही है। ठीक है भाई, चलो इंद्र महाराज हैं, भोले बाबा हैं, ठीक है, गणेश बाबा हैं, ठीक है, लेकिन कमल नाम के तो कोई गॉड आज तक हमने पढ़े सुने नहीं, तो एक तो ऐसे ही पता है। अच्छा, दूसरे एक मैं तुम्हें हिंट और देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। एक वर्ड हमने लिखा गॉड, ये स्मॉल जी, एक हमने लिखा कैपिटल जी। ठीक है, तो स्मॉल जी वाला जो गॉड होता है ना, इसका मतलब होता है कोई देवता, देव पुरुष, डिवाइन पर्सनैलिटी। तो जी और डी जो गॉड हम लिखते हैं वो हम दो तरीके से लिखते हैं, एक कैपिटल जी के साथ, एक स्मॉल जी के साथ। ठीक है, तो जो हम कैपिटल जी के साथ में लिखते हैं, ठीक है, कमल देवता, तो हम कैपिटल जी के साथ गॉड लिखते हैं, स्मॉल जी के साथ गॉड लिखते हैं, इसमें डिफरेंस होता है, ध्यान के रखने। जो स्मॉल जी के साथ गॉड लिखते हैं ना, तो इस गॉड का मतलब होता है डिवाइन पर्सनैलिटी। डिवाइन पर्सनैलिटी का मतलब जिसमें दैवीय शक्तियां हो। ठीक है, जैसे इंद्र हैं, ठीक है, और मतलब ये जो वरुण देवता और वायु देवता, ये सब देवता हैं। ठीक है, तो डिवाइन पर्सनैलिटी होता है, इसका मतलब डेटी होता है। लेकिन जब हम कैपिटल जी से गॉड लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है द ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब होता है परम पिता, परमात्मा, ना कि कोई डिवाइन पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे अगर हमने कैपिटल जी वाला गॉड लिख रखा है ना, तो ये ज्यादा क्लियर हो गया कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसे ही पता चल गया ये झूठ लिखा हुआ है, क्योंकि जो अल्टीमेट गॉड है ना, जो ऑलमाइटी है, उसका कोई नाम हम नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने ये सिचुएशन यहाँ पे लिख रखी है एज दो ही इज गॉड, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग सीधा सा हो गया बट ही इज नॉट। बट ही इज नॉट, लेकिन वो गॉड है नहीं। ठीक है, तो अगर वो गॉड है नहीं और तुम कह रहे हो वो गॉड है, तो इसका मतलब जो तुम कह रहे हो वो झूठ है। अगर ये झूठ है तो यहाँ पे वॉस की मतलब इसकी जगह वर लिखो। ठीक है, तो चलो ये कुल मिला के बात पता है क्या। जैसे अगर हमने इफ लिखा है, ठीक है, आई विश लिखा है, ठीक है, एज इफ लिखा है, ठीक है, एज दो लिखा है, तो इसका मतलब हम कुछ सिचुएशन सपोज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। अब जो सिचुएशन हम इमेजिन कर रहे हैं, अगर वो झूठ हुई, अगर वो हमारा इमेजिनेशन हुई, अनरियलिटी हुई, तो उसमें हमें पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज करना पड़ेगा। पास्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। दिस शर्ट सूट्स मी, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। हालांकि ये मुझे खुद पसंद नहीं, पर्सनली बताऊं तो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आज मैंने इसी को मतलब आई पुट ऑन इट, लेकिन ये मुझे पसंद है, खुद अपने आप पसंद नहीं है। ठीक है, आई प्रेफर लाइट कलर्स दीज डेज। आजकल ना मुझे लाइट कलर्स पसंद है। एक टाइम था जब मुझे डार्क कलर्स बड़े पसंद थे, स्कूल डेज में मुझे डार्क कलर्स, मतलब ब्लैक मेरा फेवरेट कलर हुआ करता था। लेकिन फिर पता नहीं ऐसा धीरे धीरे क्या मेंटेलिटी में, चॉइस में क्या चेंजेस हो गए कि अब मुझे ना डार्क कलर ही पसंद नहीं रह गए। हालांकि कुछ डार्क, आई हैव गॉट सम क्लॉथ्स ऑफ डार्क कलर, बट अब मुझे लाइट कलर बड़े पसंद है। चलो खैर, यहां तक आ गए। अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है, जरा एक बार जल्दी से ये बताओ, इसमें हम क्या यूज करें, इज यूज करें या वर यूज करें। द मैन वॉक्स एज दो ही इज मैड, या द मैन वॉक्स एज दो ही वर मैड। एज तेरी हो गई होगी लल्लू। देखो यहाँ पे, खैर दोनों सही हैं। दोनों कैसे सही मैं बता देता हूँ। देखो एक चीज समझना, जैसे कोई पर्सन है तो वो गॉड तो हो नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म है। कोई मैन जो है वो चाइल्ड नहीं हो जाएगा, ये भी कंफर्म है। ठीक है, लेकिन कोई पर्सन पागल तो हो सकता है ना।
मान लो कोई पर्सन लहकता बहकता जा रहा है, ठीक है, और हमने उसको देखकर बताया कि भाई ये तो ऐसे चला जैसे पागल हो, ही कुड भी, हो सकता है भाई वो पागल हो। हम्म, बिल्कुल यही कह रहे हैं बच्चे कि ऐसा भी हो सकता है कि वो पागल हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। देखो मान लो कोई पर्सन लहकता बहकता जा रहा है और हम उसके बारे में ऐसा सपोज कर रहे हैं, भाई एज दो लिखा ना, तो एज दो का मतलब ये सिचुएशन जो है फैक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर ये फैक्ट नहीं है तो इसका कोई जरूरी नहीं कि कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट होगी, ऐसा भी तो जरूरी नहीं है, हो सकता है पॉसिबल हो। हाँ, तो अगर हम लिख दें द मैन वॉक्स एज दो ही इज मैड तो भी सही है, और वर्ड लिख देंगे तो भी सही है, लेकिन अब डिफरेंस क्या होगा वो समझना। अगर हम इज लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ही मे बी, कि हो सकता है वो पर्सन, ठीक है, पागल ही हो, मतलब हम उसके बारे में ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है जो हम अज्यूम कर रहे हैं वही रियलिटी हो, ठीक है, तो हम लिख देंगे इज। लेकिन अगर हमें पता है कि नहीं ये पर्सन पागल नहीं है, ये केवल दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, या ये प्रैंक वाला वीडियो बना रहा है, जैसे नहीं आजकल वो सबको बुखार चढ़ा है कि जब प्रैंक वाले वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डालते हैं, तो हमने कहा ये कोई प्रैंकिस्टर है, ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि नहीं ये हमें पता है कि ये पागल है नहीं, बस एक्टिंग कर रहा है पागल होने की, तो फिर हम लिख देंगे वर, और जब हम वर लिख देंगे तो अंडरस्टैंड हो जाएगा बट ही इज नॉट। तो देखो जैसे हम इफ यूज कर रहे हैं, एज इफ यूज कर रहे हैं, एज दो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम ये यूज कर रहे हैं वर्ड्स, तो इसका मतलब इनके साथ लिखा गया स्टेटमेंट जो होता है ना वो एक सपोजिशन होता है। सपोजिशन का मतलब वो सिचुएशन हम सपोज कर रहे हैं, रियलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को सपोज कर रहे हैं, हाँ, मेरी हाँ, ये, हाँ ऐसे ही कर रहे हैं, पदभ्रष्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे बेटा। हाँ, तो एक चीज समझना, मान लो हमने लिखा इफ लिखा, एज इफ लिखा, ठीक है, या एज ओ लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी स्टेटमेंट को गेस कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, वो रियलिटी नहीं है। लेकिन रियलिटी नहीं होने का मतलब ये भी नहीं होता कि वो झूठ है, रियलिटी नहीं होने का मतलब ये भी हो सकता है कि हमें नहीं पता लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इनके जब हम इफ एज दो लिखते हैं ना, तो इस चीज का हमेशा ध्यान देना है कि कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती हैं जो झूठ ना होके एक गेस हो सकती हैं। अब जैसे कोई पर्सन जा रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं कि हो सकता है पागल हो, तो ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये पॉसिबल है, लोग होते हैं पागल। तो अगर हमें ये नहीं पता है कि ये पागल नहीं है, ठीक है, तो हमें इज लिखना पड़ेगा। इज लिख देने का मतलब ये हो जाएगा कि हम ऐसी सिचुएशन गेस कर रहे हैं और हो सकता है जो हम गेस कर रहे हैं यही सच हो। लेकिन अगर हमें खूब पता हो कि नहीं ये पागल ही है, नहीं, अगर हमें खूब पता कि ये पागल नहीं है, तो हम वर लिखेंगे, ठीक। अब एक तीसरी सिचुएशन, अगर हमें नहीं पता है कि वो पागल है या नहीं है, ठीक है, तो हम लिख देंगे इज। अगर हमें पता है ये पागल नहीं है तो हम लिख देंगे वर। अब मान लो एक तीसरी सिचुएशन, हमें पता हो कि ये पागल ही है, हमें पता है कि ये इसलिए ऐसा चल रहा है क्योंकि ये पागल आदमी है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज। फिर हम एज दो नहीं यूज करेंगे ना, क्योंकि तब तो हमें फैक्ट पता ही है, तो हम लिख देंगे बिकॉज ही इज मैड, बिकॉज ही इज मैड, तो हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें इज या वर कुछ भी लिख दो बच्चे, दोनों ही सही रहेंगे, मीनिंग बदल जाएंगे, बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट हमने लिखा शी ही प्रिटेंड्स एज इफ ही वर इल। इज लिखे हैं वर लिखे हैं। अब देखो जैसे आदमी पागल होता है, ध्यान देना, वैसे बीमार भी पड़ता है आदमी, जैसे इंसान कुछ बार पागल भी होता है ना कुछ, वैसे कुछ लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। बेटा ये टेंस नहीं, ये मूड है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। देखो मूड और मॉडल्स ना सेम फंक्शन शो करते हैं। लेकिन वो मॉडल्स जो होते हैं ना, वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का एक बार तुम लोग वीडियो देख लेना तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखो जैसे हमें पता है कि कोई आदमी पागल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इज और वर दोनों सही थे। तो इस तरीके से यहाँ पे इल के साथ में इज और वर दोनों से होनी चाहिए, क्योंकि आदमी बीमार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने वर्ब लिखी है प्रिटेंड्स। प्रिटेंड वर्ब का मतलब होता है झूठा दिखावा करना। प्रिटेंड करना मतलब कुछ ऐसा शो करना जो कि रियलिटी नहीं है। तो अगर हमने यहाँ पे प्रिटेंड वर्ब लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वो प्रिटेंड कर रहा है वो रियलिटी नहीं है। तो अगर वो रियलिटी नहीं है तो अंडरस्टैंड मीनिंग हमारा हो जाएगा बट ही इज नॉट। तो अगर हमने यहाँ पे प्रिटेंड लिख दिया है तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन है जो प्रिटेंड की जा रही है ये झूठ है, क्योंकि जो हम प्रिटेंड करते हैं वो झूठ ही होता है, ठीक है। तो जब ये पता चल गया कि नहीं ये सिचुएशन झूठ है, ये रियलिटी नहीं है और ये ऐसा पॉसिबल भी नहीं है होना, ठीक है, तो फिर वर्ड सही हो गया, इस गलत हो गया, ठीक है। अब मान लो इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और फिफ्थ सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, ही टॉक्स एज इफ ही इज
ही वर इल। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्रिटेंड्स वर्ब लिखे थे, मान लो हम प्रिटेंड वर्ब को हटा के टॉक्स लिख दें, टॉक्स। अब टॉक का मतलब बात करना होता है, तो मान लो कोई पर्सन इस तरीके से बात कर रहा है जैसे बीमार लोग करते हैं, तो हमने उसके बारे में गेस किया उसके बात करने के तरीके से कि हो सकता है बीमार हो, जिस तरीके से बात कर रहा है हो सकता है ये बीमार आदमी हो। ठीक है, हो सकता है, लो सही हो गया। लेकिन अगर हमें पता है कि ये बीमार है नहीं, लेकिन लोगों को ठगने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरीके से बीमार आदमी के जैसे बन के बात कर रहा है, तो हम लिख देंगे वर्ब। तो ये छोटी छोटी ना बातें ध्यान रखा करो, जब ये तुम कंफर्म हो जाओ, ठीक है, कि जो तुम लिख रहे हो बोल रहे हो वो रियलिटी नहीं है, तो लिखना सब्जेक्टिव मोड। ठीक है। ठीक है, नाउ बोथ आर करेक्ट, अब दोनों सही है। तो ये जो देखो, ये जो जैसे टॉक्स हमने लिखा है और प्रिटेंड्स लिखा है, ये वर्ब से हमें क्लियर हो जाता है कि जो लिखी गई सिचुएशन है वो फैक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने गॉड लिखा था, मैन को चाइल्ड लिखा था, तो इससे हमें पता चल गया सिचुएशन फैक्ट हो सकती है नहीं हो सकती। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 को ना मैं एक और एग्जांपल के साथ में लिख देता हूं, इसी से मिलता जुलता। शी स्कॉल्ड्स मी एज इफ शी वर माई वाइफ। ठीक है, जैसे हमने ये सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया, अब देखो समझना। देखो टोटल डिफरेंस बता देता हूं, यहाँ पे मी है, यहाँ पर हिम है। ठीक है, यहाँ पर माई है और यहाँ पे हिज है, बाकी सेंटेंस सेम है। चलो आंसर बताओ। हमने लिखा शी कॉल्स हिम एज इफ शी इज हिज वाइफ या शी वर हिज वाइफ। इज हिज वाइफ लिखें या वर हिज वाइफ लिखें, बताओ। शी इज हिज वाइफ या शी वर हिज वाइफ? बोथ, दोनों में से कोई भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। देखो पता है क्या, मान लो कोई महिला है, हम मार्केट गए सपोज, या हम मेट्रो में जा रहे हैं, या हमने देखा रोड पे कोई महिला है किसी पुरुष को धमका रही है, तो उसके धमकाने के लहजे से हमें ऐसे लगा कि इसकी वाइफ होगी। ठीक है, मतलब हमने ऐसे गेस किया। हो भी सकता है महिला पुरुष है तो हस्बैंड वाइफ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर हमें नहीं पता कि ये है या नहीं, हम गेस कर रहे हैं, तब तो हम लिखेंगे इज। तो जब हम इज लिखेंगे ना, तो अंडरस्टूड मीनिंग हो जाएगा शी मे बी। शी मे बी, हो भी सकता है उसकी वाइफ ही हो इसीलिए ऐसे धमका रही है। लेकिन हमें पता हो कि नहीं है इसकी वाइफ तो नहीं है, हमें पता है कि इसकी वाइफ कौन है। ठीक है, तो अगर हमें ये पता हो कि नहीं है इसकी वाइफ है नहीं, लेकिन धमकाने का तरीका वाइफ वाला ही है, तो हम लिख देंगे वर। तो वर लिखेंगे तो अंडरस्टूड मिल जाएगा, बट शी इज नॉट। तो मतलब यहाँ पे आप इज या वर कुछ भी लिखो, दोनों ही सही है, मीनिंग बदल जाएंगे, वो अपना समझ लेना कि जब हम इज लिखेंगे तो इसका मतलब ये सिचुएशन हमने गेस की है और हो सकता है ये सच भी हो। ठीक है, और अगर हम वर लिखेंगे तो इसका मतलब हमें पता ही है जो हम गेस कर रहे हैं झूठ है, ऐसा है नहीं। ठीक है, अब आते हैं अपने ए क्वेश्चन में। उसमें देखो हमने फर्स्ट पर्सन लिखा। हाँ, नहीं पता हो सकता बेटा, मान लो तुम मेट्रो में जा रहे हो और मेट्रो में तुमने देखा कि कोई एक पर्सन है, उसको कोई महिला धमका रही है, तो तुम कैसे जान जाओगे? ठीक है, बहुत सी ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जहां पे हम गेस कर रहे हो, हमें ना पता हो। ठीक है, दुनिया भर के जितने हस्बैंड वाइफ हैं क्या सबको जानते हो? ऐसा नहीं जानते हो ना। ए सेंटेंस में ध्यान रखना है। अब ए में हमने क्या लिखा, शी कॉल्स मी एज इफ शी इज माई वाइफ, शी वर माई वाइफ। अगर हम इस लिख देंगे तो देखो अंडरस्टूड मीनिंग हो जाएगा शी मे बी, हो सकता है मेरी वाइफ ही हो इसीलिए मुझे ऐसा धमका रही है। ठीक है, और अगर हम वर लिख देंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा बट शी इज नॉट, लेकिन वो है नहीं मेरी वाइफ। ठीक है, अब देखो हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में तो चलो ये कह सकते हैं कि भाई हो सकता है वो उसकी वाइफ हो सकता है वो ना भी हो। ठीक है, लेकिन अपना तो सबको ही पता होता है। मान लो कोई पर्सन है, उसको अपना तो स्पाउस उसे पता ही होता है कि उसकी कौन हस्बैंड है कौन उसका वाइफ है। ठीक है, तो अगर ये स्पीकर अपनी बात कर रहा है तो ये मीनिंग बेतुका हो जाएगा सी में भी, कि वो कहे कि भाई ये तो मुझे ऐसे डांट रही जैसे कि मेरी वाइफ हो सकता है मेरी वाइफ ही हो। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि उसको अपनी वाइफ पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बकवास है। तो हमें पता है ये मीनिंग लॉजिकल नहीं है, ये मीनिंग गड़बड़ है। तो अगर ये गड़बड़ है तो इस गलत हो गया और ये वर्ष हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें में ध्यान रखनी है कि जो तुम एज इफ के साथ में, इफ के साथ में लिख रहे हो, एज दो के साथ में लिख रहे हो, वो तुम्हारा गेस है या तुम्हें पता ही है कि वो अनरियलिटी है। अगर गेस है तब तो फिर पास सब्जेक्टिव मोड मत लिखना, लेकिन जब तुम कंफर्म हो कि नहीं अनरियलिटी है, ठीक है, तो वह लिख देना। हाँ, ठीक है।
अब आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7, आई वुड रादर यू स्टे विद अस। अब देखो मैं तुम्हें इसे समझाता हूँ एक दूसरे एग्जांपल से रिलेट करके जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्या है देखो समझना। एक सेंटेंस हमने लिखा, आई वुड रादर प्रेफर टू वॉच टीवी। इस क्वेश्चन का एक बार आंसर बताओ। आई वुड रादर प्रेफर टू वॉच टीवी, आई वुड रादर प्रेफर टू वॉच टीवी। ये पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया है, और एक बार नहीं 2 बार डिस्कस किया होगा। देखो, इसको सही करने के ना 2 तरीके हैं। तो टू वॉचिंग मत लिखो, मूर्खता मत दिया करो, ठीक है। इसको सही करने के 2 तरीके हैं। हमने पहले क्या पढ़ा कि वुड रादर जो मॉडल फ्रेज होती है, ठीक है, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें प्रेफरेंस अपनी एक्सप्रेस करनी होती है। मतलब इसका यूज हम करते हैं प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। हर एक मॉडल कोई ना कोई इंटेंशन एक्सप्रेस करता है ना, तो वुड रादर जो है ये प्रेफरेंस एक्सप्रेस करने का मॉडल होता है। तो अगर हमने यहाँ पे वुड रादर लिख दिया है, तो इस प्रेफर को यूज करने की हमारी जरूरत नहीं, मतलब ये गलत है सेंटेंस। अब इसको सही करने के तरीके देखो क्या क्या है। ये तो खैर गलत है ही। इसको सही करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि वुड रादर लिखा रहने दो, ठीक है, प्रेफर रिमूव कर दो, सिंपली ऐसे लिख दो आई वुड रादर वॉच टीवी, ठीक है। दूसरा तरीका इसको सही करने का ये होता है कि रादर ड्रॉप कर दो, प्रेफर लिखा रहने दो, आई वुड प्रेफर टू वॉच टीवी। तो मतलब हम इस सेंटेंस को अगर इनमें से किसी एक तरीके से लिखेंगे तो सही होगा। ये वाला गलत है, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस करके अपने समझना। अब जो मैं इससे तुम्हें समझाना चाहता हूं वो क्या है, उस पर ध्यान देना। हम यहां से ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे वुड रादर हम मॉडल फ्रेज लिखते हैं, तो ये मॉडल फ्रेज शो करती है प्रेफरेंस किसी पर्सन की। अच्छा, प्रेफरेंस उसी की जो सब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पे आई सब्जेक्ट है ना, तो ये आई की प्रेफरेंस हो गई कि आई प्रेफर करेगा किसी एक्शन को। किस एक्शन को वो प्रेफर करेगा? वो एक्शन है वॉचिंग टीवी। तो ये जो प्रेफर करने वाला पर्सन है आई, और वॉच करने वाला पर्सन है आई, वो सेम है। मतलब जो एक्शन है और जो उसको प्रेफर करने वाला पर्सन है वो सेम है। मतलब आई की प्रेफरेंस है कि वो टीवी देखेगा, तो मतलब टीवी देखने का काम भी आई को करना है, और ये प्रेफरेंस भी आई की खुद ही है। लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमने वुड रादर लिखा है ना, इसके थ्रू जो हम प्रेफरेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं वो प्रेफरेंस है आई की, ठीक है। मतलब आई को सब्जेक्ट बना के लिखा ना, तो ये प्रेफरेंस है आई की। लेकिन जिस काम के होने को हम मतलब प्रेफर करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस एक्शन का सब्जेक्ट जो है वो यू है। तो यहाँ पे देखो एक्शन और प्रेफरेंस दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी प्रेफरेंस है और जो एक्शन है उनका सब्जेक्ट एक ही है आई, ठीक है। यहां तक आ गया। अब ये सेंटेंस तो सही। अब इस पे आओ। अब मैं अगर कह रहा हूं आई वुड रादर यू स्टे विद अस, कि मतलब मैं अपनी प्रेफरेंस एक्सप्रेस कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रुको, तो ऑब्वियस सी बात है ये हम तब कहेंगे जब यू हमारे साथ नहीं रुक रहा हो। क्योंकि अगर यू हमारे साथ ही स्टे कर रहा है तब हम क्यों कहेंगे कि तुम हमारे साथ स्टे करो, मैं ऐसा चाहता हूं। अगर हम चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ स्टे करे, मेरी प्रेफरेंस ये है कि हमारे साथ स्टे करे, तो इसका मतलब वो किसी दूसरी जगह पे स्टे करने जा रहा होगा, तभी हम ऐसा कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये निकले कि जो हम सिचुएशन लिख रहे हैं ना, यू स्टे विद अस, ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि अगर ये रियलिटी होती ना तो आई को ये प्रेफर नहीं करना पड़ता। तो अगर आई ऐसा चाह रहा ही हो तो इसका मतलब ये रियलिटी नहीं है। तो अगर ये रियलिटी नहीं है तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है बट यू डोंट। तो अगर ये रियलिटी है और ये रियलिटी नहीं है तो पास्ट सब्जेक्ट के मूड लिखो स्टेड। तो इसको लिखो आई वुड रादर यू स्टेड विद अस, आई वुड रादर यू स्टेड विद अस। तो इस बात का ध्यान देना कि अगर हम वुड रादर के बाद में कोई दूसरा सब्जेक्ट लिख दें, ठीक है, अगर हम वुड रादर के बाद में कोई दूसरा सब्जेक्ट लिख दें, ठीक, तो वहां पे वर्ब की पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करना। वजह क्या होती है?
जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई एक्शन प्रेफर करता है, ठीक है, तो वो दूसरा एक्शन एक्चुअली उसे रियलिटी में कर नहीं रहा होता है, क्योंकि अगर दूसरा उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा तो फिर हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे ये हो, क्योंकि वो वैसा कर ही रहा है। हम चाहेंगे उससे वो जो वो नहीं कर रहा है। तो अगर हमें पता है कि जो हम उससे चाह रहे हैं करवाना वो नहीं कर रहा है, तो ये झूठ हो गया। झूठ हो गया तो पास्ट सब्जेक्टिव मोड लिख दो, ठीक है। तो ये मतलब यूजर्स हैं इनका तुम ध्यान देना, इनके साथ पास्ट सब्जेक्टिव मोड का यूज किया जाता है। और 1 मिनट होल्ड पर रहना। चलो, अब 8th क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर बताना। नहीं, कंजंक्शन नहीं आएगा बच्चे, कंजंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि जो वुड रादर है ना, ये पूरा स्टेटमेंट इसके लिए यूज हो रहा है, तो इनको कंजंक्शन से कनेक्ट नहीं करना है। वुड रादर जो है वो मॉडल फ्रेज होती है, प्रेफरेंस एक्सप्रेस करती है, वो प्रेफरेंस उस एक्शन को लेकर है, तो वो एक्शन डायरेक्ट इसके साथ लिखा जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लैंग्वेज लर्निंग ना कभी भी लीनियर प्रोसेस के थ्रू सीखी नहीं जा सकती। लैंग्वेज कभी लीनियर प्रोसेस के थ्रू सीखी नहीं जा सकती, बहुत इसमें पेंच होते हैं, बाल के खाल। हाँ, रिटर्न आ जाएगा। चलो देखो, अब देखो आंसर तो इसका रिटर्न है, बाकी मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक चीज समझना। मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं यहां पर, हम्म, ऐसे लिखता हूं सपोज, माई फादर इज माई कोच, ठीक है, एक सेंटेंस ए। और एक सेंटेंस में बी लिखता हूं, माई फादर इज माई बैट। मान लो कोई क्रिकेटर है, क्रिकेटर है, मान लो कोई क्रिकेटर है और वो ये बात कह रहा है, वो कह रहा है माई फादर इज माई कोच, कि मेरे पिताजी मेरे कोच हैं, ठीक है। और कह रहा है माई फादर इज माई बैट, कि मेरे पिताजी मेरा बैट है। बैट होता है ना जिससे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेस हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझना, माई फादर इज माई कोच, ये तो चलो हो गया सही। हो सकता है, हो सकता है भाई उसके पिताजी ही उसे कोच कर रहे हो, भाई उसके पिताजी ही उसको कोचिंग दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, माई फादर इज माई बैट, ये हमें पता है भाई आता है, क्योंकि बैट नॉन लिविंग थिंग होता है, पिताजी पर्सन है, तो फादर को हम बैट कह रहे हैं, बदतमीजी है, ठीक है। तो ये सेंटेंस है हमारा गलत। तो खैर इतना तो चलो हमें कॉमन सेंस है, उसे से हम जानेंगे कि ये गलत क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये झूठ है स्टेटमेंट। चलो, अब मान लो मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, इफ माई फादर, एक मिनट इज लिख दिया, इफ माई फादर वर माई कोच, ठीक है। और यहां पर मैं लिखूं, इफ माई फादर वर माई बैट, ठीक है। तो देखना इस बार ये दोनों ही सही है। इफ माई फादर वर माई कोच, इफ माई फादर वर माई बैट, ये दोनों ही सही है। अभी क्यों दोनों सही हो गए समझना, क्योंकि हमने यहाँ पे इफ लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो इफ लिख दिया, तो इफ का मतलब क्या हुआ, इफ का मतलब ये हुआ, बाप कैसे हो सकता है, बिल्कुल बेटा, हाँ बाप बैट कैसे हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है, खैर ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिख दें, इफ माई फादर वर माई बैट, तो इसका मतलब ये हम सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं। अब देखो हमें पता है कि इमेजिनेशन तो झूठ होता है, तो चाहे पिताजी को ये इमेजिन कर लो कि वो हमारे कोच बन जाए, और चाहे ये इमेजिन कर लो कि वो बैट या विकेट या पिच या कुछ भी बन जाए, ठीक है। तो ये अब दोनों ही सही है, क्योंकि हमें पता है ये जो सिचुएशन है ये रियलिटी तो है नहीं। रियलिटी क्या है, रियलिटी है इफ माई फादर वर माई कोच बट ही इज नॉट, बट ही इज नॉट, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। इफ माई फादर वर माई बैट बट ही इज नॉट, लेकिन वो नहीं है। यहां तक आ गए। अब एक चीज समझना, जब हमने ये वर यहां पे इफ के साथ लिखा तो ये सही हो गया। तो अगर हम इस वर को बिना इफ के लिख देते तो क्या ये गलत हो जाता। मान लो अगर हम केवल इतना लिख देते, माई फादर वर माई बैट,
तो ये क्यों गलत हो जाता? तो भी तो ये सही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर है ये तब भी गलत हो जाता। माई फादर वर माई बैट जो है ना, ये तब भी गलत हो जाता है, वो इफ के साथ वर लिखने से सही हुआ। अब ऐसा क्यों है कि वहां पे क्यों गलत हो गया, तो मैं बताता हूं। जब हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करते हैं ना, जब हमें इमेजिनेशन को रेफर करना होता है और जब हमें पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करना होता है, तो वहां पर हमें पास्ट सब्जेक्टिव मूड के मार्कर्स यूज करने पड़ते हैं। मार्कर्स का मतलब होता है वो वर्ड्स जिनसे पता चले कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड यहाँ पे यूज होगा। जैसे इफ है, एज इफ है, एज दो है, ठीक है, आई विश है, तो एटसेट्रा। तो इनके जैसे वुड रादर था, तो इनके लिखने से हम ये बता पाते हैं कि अब ये सिचुएशन यहाँ पे इमेजिन की जा रही है, सपोज की जा रही है। ठीक है, तो जो सिचुएशन सपोज की जा रही है फिर हम देख लेते हैं कि वो झूठ होगी या सच होगी। ठीक है, उसके हिसाब से हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम कभी भी पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करेंगे, हाँ, अगर हम कभी भी पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करेंगे तो हमेशा हमें पास्ट सब्जेक्टिव मूड के मार्कर्स यूज करने पड़ेंगे। पास्ट सब्जेक्टिव मूड के मार्कर्स का मतलब होता है कि हमें उन वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा जिनके थ्रू हम इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे इफ है, एज दो है, वुड रादर है, आई विश है, इनका यूज करना पड़ेगा। उनके बगैर हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज नहीं कर सकते। अब ये सारी बातें मैंने तुम्हें क्यों बताई, इस पे आना। ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि ये जो हमने 8th सेंटेंस लिखा है ना, इट इज अबाउट टाइम दैट कमल रिटर्न्स होम, कि अब ये समय के घर आ जाता कमल। ठीक है, तो इसमें जो इट इज अबाउट टाइम फ्रेज है, या इट इज टाइम, कई बार हम इसे केवल लिख देते हैं। ठीक है, या कई बार इट इज हाई टाइम लिखा होता है। इन फ्रेजेस का अपना कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता। इन फ्रेजेस का कोई अपना लिटरल मीनिंग नहीं होता। ये फ्रेजेस केवल ये बताने के लिए लिखी जाती हैं कि इनके बाद में लिखी गई सिचुएशन जो है ना, वो इमेजिनेशन है, वो इमेजिनरी है या अनरियल है, मतलब वो रियल नहीं है। मान लो कोई पर्सन है, उसके बारे में, मतलब मान लो कमल है, कमल के बारे में हम ऐसा सोच रहे हैं कि अब तो ये घर आ गया होता, लेकिन वो एक्चुअल में घर पे है नहीं, लेकिन हमें पता है कि वो आएगा भी अभी नहीं। ठीक है, तो जब हम कोई ऐसी सिचुएशन जो हमारे हिसाब से होनी तो चाहिए लेकिन है नहीं रियल, ठीक है, तो हम इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम का यूज करते हैं। तो इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज हाई टाइम, ये जो इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस होती हैं, इनका अपना कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता। हम इनका मीनिंग कुछ भी समझ लें कि ये उचित समय है, ये वही समय है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये फ्रेजेस केवल ये मार्कर होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि लिखा गया स्टेटमेंट जो है ना, दैट इज नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं है। तो जब ये पता चल गया कि ये ट्रू नहीं है, ठीक है, तो अगर ये ट्रू नहीं है तो पास्ट सब्जेक्टिव मोड रिटर्न लिख दो। तो ये जो हम रिटर्न लिख रहे हैं ना बच्चे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की फॉर्म है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कमल घर वापस आ गया था। ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, ये जो शो कर रहा है कि ये लिखी गई सिचुएशन यहाँ पे रियल नहीं अनरियल है। ठीक है, चलो, 9th का आंसर बता। ये सारी बातें अपने रिवाइज करते रहना, अच्छे से ध्यान रखना। 9th का आंसर बताओ। वर लिखा, वर, चलो ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, कायदे से तो हमें वर ही लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये लिख रहे हैं एज इफ इज माई ब्रदर, तो इतना तो हमें पता है कि वो मेरा ब्रदर तो होगा नहीं। ठीक है, आ, तो वर आ गया, चलो सही है। नेक्स्ट में आ जाओ। मैं क्या बताने जा रहा था, पता नहीं, दिमाग से स्लिप सा हो गया कुछ। चलो नेक्स्ट पे आओ तब तक। द मैन प्रिटेंडेड एज दो ही वर अस्लीप।
असल में ना एग्जाम्पल गलत लिख गया मैं, यहाँ पे समझाना कुछ और चाह रहा था, लेकिन ये एग्जाम्पल जो लिख गया ना वो नहीं लिखा जो समझाने के लिए लिखना था। चलो मैं इसको थोड़ा सा ना चेंज करता हूँ। देखो इसका आंसर तो वर है, ठीक है, वो तो तुम लोग समझ भी गए वर क्यों है। अब मैं ना यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, ही बिहेव्ड एज इफ ही बिहेव्ड एज इफ ही इज डेड। इसका आंसर बताओ एक बार। जो सेंटेंस ए लिखा ना, ही बिहेव्ड एज इफ ही इज डेड, इसका आंसर बताओ। असल में लिखना वो सेंटेंस था और गलती से बीच में ये आ गया, ठीक है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले। चलो, ही बिहेव्ड एज इफ ही इज डेड, इसका आंसर बताओ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बच्चे सेवंथ एट्थ की इंग्लिश की बुक्स ले आओ, जो सेवंथ एट्थ में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जाती है, उनको खाली टाइम में पढ़ा करो। ही बिहेव्ड एज इफ ही इज डेड, इसका आंसर बताओ। वर, बढ़िया, सही है, बढ़िया। हाँ, अब देखो एक चीज देखना, कायदे से तो यहाँ पे आना चाहिए वर, ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन अनरियल है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, ये अनरियल तो है लेकिन ये सिचुएशन प्रेजेंट की नहीं पास्ट की है। ये बिहेव्ड हमने लिखा ना, ये हमारी मेन क्लॉज पास्ट में है। तो अगर ये हमारी मेन क्लॉज पास्ट में है, तो यहाँ पे जो हमारा अंडरस्टूड मीनिंग होगा ना, वो बट ही इज नॉट नहीं होगा, बट ही वॉज नॉट होगा। बट ही वॉज नॉट। तो इसका मतलब ये जो हम सिचुएशन लिख रहे हैं, ये सिचुएशन प्रेजेंट का नहीं, ये सिचुएशन पास्ट का इमेजिनेशन है। मैं देखो फिर से एक बार बता देता हूं, हमने मेन क्लॉज पास्ट में लिखी बिहेव्ड, ठीक है। कल या परसों वाली शायद क्लास में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अगर हम कोई सिचुएशन इमेजिन करें और वो इमेजिनेशन पास्ट का हो, मतलब नहीं, अगर हम ये नहीं पढ़ रहे थे, खैर हम कल या परसों की क्लास में ये पढ़ रहे थे कि अगर हमारी मेन क्लॉज पास्ट की हो तो उसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला एक्शन होता है वो भी पास्ट का होता है, ये पढ़ रहे थे। अब हमने यहाँ पे देखो मेन क्लॉज पास्ट में लिखी ही बिहेव्ड, तो अगर हमने ही बिहेव्ड लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो बिहेव के बाद हम सिचुएशन लिख रहे हैं, जो हम इमेजिन कर रहे हैं, वो भी पास्ट की होगी, क्योंकि बिहेव किया उसने पास्ट में, तो उसके बिहेवियर से जो हमने गेस किया वो भी पास्ट में, ठीक है। तो हमने लिखा ही बिहेव्ड एज इफ ही इज डेड, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो हमने सिचुएशन लिखी है झूठ होगी, क्योंकि वो पर्सन डेड तो होगा नहीं, क्योंकि अगर वो बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब वो है जिंदा आदमी, इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि जैसे मर गया हो, लेकिन एक्चुअल में वो डेड होगा नहीं, तो इसका मतलब ये सिचुएशन झूठ है। लेकिन यहां पे इसका अंडरस्टूड मीनिंग बट ही इज नॉट नहीं है, इसका मतलब है बट ही वॉज नॉट, बट ही वॉज नॉट। तो ये जो अंडरस्टूड मीनिंग है ना, पास्ट का इमेजिनेशन है। अगर इमेजिनेशन पास्ट का हो तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा करो। अगर इमेजिनेशन पास्ट का हो तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा करो, तो इसको लिखो हैड बीन, ही बिहेव्ड एज इफ ही हैड बीन डेड, ठीक है। हाँ, अब मैं इसी को ना एक और एग्जांपल से तुम्हें समझा देता हूं। मान लो मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, यहां पे बी, ही बिहेव्ड एज इफ ही इज इल, ठीक है। चलो अब इसका बताओ, ही बिहेव्ड, एक मिनट, बिहेव्ड लिखना, ही बिहेव्ड एज इफ ही इज इल। चलो इसका आंसर और बता दो। ध्यान से देखना, यहां पे भी मेन क्लॉज पास्ट में है। आंसर बताओ। ही बिहेव्ड एज इफ ही इज इल।
अब देखो, फिर से एक चीज समझना, हमने क्या कहा था कि जब हम एज इफ लिखते हैं, एज दो लिखते हैं, इफ लिखते हैं, तो इसका मतलब हम सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं। अब वो हो भी सकता है सच हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। अब जैसे ये तो हमें कंफर्म है कि भाई वो डेड तो होगा नहीं, क्योंकि अगर बिहेव कर रहा था तो ऑब्वियस सी बात है वो डेड नहीं होगा। लेकिन हो सकता है ये आदमी बीमारी हो, ठीक है। भाई जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो इस तरीके से बिहेव कर रहा था जैसे कि बीमार हो, तो हो सकता है वो बीमार हो। ये तो कंफर्म है कि डेड नहीं होगा, क्योंकि अगर बिहेव कर रहा है तो डेड तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये तो हो सकता है ना बीमार हो। तो यहां पे पता है क्या, अगर ये रियलिटी हो, मतलब हम गेस कर रहे हैं हो सकता है यही रियलिटी हो, तो लिखो वॉज। अच्छा, अगर पता हो कि नहीं है, बीमार नहीं है, केवल नाटक कर रहा था उस तरीके का, तो लिखो हैड बीन। अब देखो होगा क्या, अगर हम हैड बीन लिखेंगे तो अंडरस्टूड मीनिंग होगा बट ही वॉज नॉट, बट ही वॉज नॉट, लेकिन वो बीमार था नहीं, ठीक है। अच्छा, वॉज लिख देंगे तो अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो जाएगा, ही माइट बी। ही माइट बी मतलब ये पास्ट की एक पॉसिबिलिटी हो गई, हो सकता है ये सच रहा हो सकता है वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा था वो वास्तव में बीमारी रहा हो। तो जो हमारा बी सेंटेंस है, वर मत लिखो बेटा, मूर्खता मत दो, वर नहीं लिख सकते। वर लिखते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में तब जब प्रेजेंट का इमेजिनेशन हो, ठीक है। ये यहां देखो बिहेव लिखा ना, तो ये पास्ट है। तो अगर ये पास्ट का इमेजिनेशन है तो हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लिखते हैं जब इमेजिनेशन प्रेजेंट का हो, पास्ट के इमेजिनेशन के लिए नहीं लिखते। तो हम यहाँ पे अगर पास्ट का इमेजिनेशन है तो हम लिखेंगे हैड बिन, और अगर ये प्रेजेंट की पास्ट की पॉसिबिलिटी हो तो हम लिख देंगे वॉज, क्योंकि ही सिंगुलर है ना, तो उसके बाद वॉज आ जाएगा। तो या तो वॉज लिखो या हैड बीन लिखो। अच्छा, अब सोचने वाली बात है कि फिर यहाँ पे वॉज क्यों नहीं लिखा। यहाँ पे वॉज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो एडजेक्टिव डेड है ना, हम इजीली जान सकते हैं कि जो पर्सन बिहेव कर रहा है वो डेड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो हमने लिखा है ना, ये झूठ है, कंफर्म में ये झूठ है, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है झूठ ना भी हो और हो सकता है सच्चाई हो, तो हम इसमें वॉज या हैड बीन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बच्चा बार बार चिल्ला रहा है कि हमने नाइन्थ सेंटेंस में फिर इस की जगह वर क्यों लिखा, हैड बीन क्यों नहीं लिखा। तो मैं देखो बता देता हूं बेटा, ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये एक अल्टीमेट अनरियलिटी है। कोई पर्सन जो मेरा आज फ्रेंड नहीं है, आज ब्रदर नहीं है, वो पास्ट में भी ब्रदर नहीं हो पाएगा। देखो, अगर हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं इमेजिनेशन शो करने के लिए, तो इससे ये पता चलता है कि ये सिचुएशन पास्ट का इमेजिनेशन है जो प्रेजेंट में हो सकता है कि सच भी हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा आई विश ही हैड हेल्प्ड मी, ठीक है। तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग हो गया बट ही डिडंट, कि मैं ऐसा चाहता हूं कि वो मेरी मदद कर देता लेकिन उसने तब मेरी मदद नहीं की। तो ये पास्ट का इमेजिनेशन हो गया। लेकिन पास्ट का इमेजिनेशन का मतलब समझ रहे हो, पास्ट के इमेजिनेशन का मतलब ये कि इमेजिनेशन सिचुएशन केवल पास्ट की है, ये प्रेजेंट में फ्यूचर में ट्रू भी हो सकता है। तो जब हम हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, तो वो इमेजिनेशन केवल पास्ट के लिए होता है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर में ट्रुथ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। लेकिन हमें पता है ये रियल नहीं हो सकता प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कहीं भी, क्योंकि जो पर्सन मेरा ब्रदर नहीं है वो रहा भी नहीं होगा पहले और हो भी नहीं जाएगा बाद में। मान लो कोई पर्सन मेरा ब्रदर नहीं था पास्ट में, तो आज नहीं हो जाएगा, कल भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन जो हमेशा के लिए अनरियल होती हैं, अल्टीमेट अनरियलिटीज होती हैं, अब्सोल्यूट अनरियलिटीज होती हैं, जो हमेशा अनरियल ही रहती हैं, उनको तो हमेशा वर्ग के साथ ही लिखा करो। चलो, तो ये देखो 10th क्वेश्चन है, इस पे आ जाओ। द मैन प्रिटेंडेड एज दो ही हैड बीन अस्लीप। अब देखो वॉज नहीं लिख सकते, वॉज इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पे हमने वर्ब लिख रखी है प्रिटेंडेड, दिखावा करना। तो अगर हमने प्रिटेंडेड लिख दिया तो इसका मतलब ये जो हम सिचुएशन लिख रहे हैं ना, ये सिचुएशन अनरियली होगी। अगर ये सिचुएशन अनरियली होगी तो हैड बीन लिख दो। फिर हमने लिखा ही बिहेव्ड एज दो ही वर अफ्रेड, उसने ऐसे बिहेव किया जैसे कि मान लो डरा हुआ हो। तो ये तो हो भी सकता है कि डरा हुआ हो और हो भी सकता है नहीं भी हो, तो हम वॉज भी लिख सकते हैं और हैड बीन भी लिख सकते हैं। हैड बीन लिखेंगे तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि वो डरा हुआ था नहीं, केवल उसने ऐसा बिहेव कर दिया, ठीक है। वॉज लिख देंगे तो इससे ये प्रूव होगा कि हो सकता है वो वास्तव में डरा हुआ रहा हो और हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, आई विश आई लर्न स्विमिंग। अब ये सेंटेंस अगर केवल इतना हो, आई विश आई लर्न स्विमिंग, तो ये सही है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोई पर्सन है वो स्विमिंग सीखना चाहता है लेकिन उसके आसपास में स्विमिंग सीखने की सुविधाएं नहीं है या रियलिटी नहीं है। उसको पता है वो स्विमिंग सीख नहीं पाएगा क्योंकि वो किसी ऐसी जगह रहता है जहां पे कोई रिवर या कोई स्विमिंग पूल या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या कोई उसके घर में केयर टेकर नहीं है जो उसको मतलब सिखा दे जाके। तो ये सिचुएशन सही हो जाएगी, आई विश आई लर्न स्विमिंग। तो हम मान लेंगे सिचुएशन इसके लिए अनरियल है, ऐसा हो नहीं पाएगा, इसलिए पास सब्जेक्टिव मोड लिख दिया। लेकिन यहाँ देखो इन चाइल्डहुड लिखा हुआ है। अगर हम इन चाइल्डहुड लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये जिस सिचुएशन को विश कर रहा है ना, वो प्रेजेंट की नहीं पास्ट की है, ठीक है। अगर ये पास्ट की है तो इसका अंडरस्टैंड होगा बट आई डिडंट या बट आई कुडंट।
तो इन चाइल्डहुड लिख देने से पता चल गया कि ये जो सिचुएशन यहाँ पे विश की जा रही है, इमेजिन की जा रही है, वो प्रेजेंट की नहीं, वो पास्ट की है। अगर पास्ट की इमेजिनेशन है तो हैड बीन लिखो, मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखो, तो लिखो हैड लर्न्ड। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई विश यू हेल्प देम। मान लो किसी पर्सन से मैंने कहा आई विश यू हेल्प देम, कि काश तुम उनकी मदद करते। मतलब हमें पता है कि यू और देम जो है ना वो एनिमी है, मतलब एक दूसरे की मदद करेंगे नहीं। ठीक है, तो लेकिन हम, मतलब मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ, विश कर रहा हूँ कि काश ऐसा हो जाता कि तुम उसकी मदद कर देते, लेकिन हमें पता है कि जो कि ये उसका दुश्मन है तो उसकी मदद करेगा नहीं। तो हमने लिख दिया आई विश यू हैड हेल्प देम, तो अंडरस्टूड मिल जाएगा, बट यू डोंट, तो सही है। लेकिन अब मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं लास्ट मंथ, तो जब हम यहाँ पे लास्ट मंथ लिख देंगे तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये हो जाएगा बट यू डिडंट। तो बट यू डिडंट का मतलब ये हो गया कि जिस सिचुएशन को हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं वो प्रेजेंट की नहीं है, वो पास्ट की है। अगर ये सिचुएशन जो तुम इमेजिन कर रहे हो पास्ट की है, तो पास्ट की जो अनरियलिटीज होती है उनके लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा करो। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट मंथ ना लिखते तो वो हेल्प सही था, क्योंकि तब हम ये मान लेते कि अनरियलिटी प्रेजेंट की है। लेकिन जब हमने लास्ट मंथ लिख ही दिया तो पता ही चल गया कि जिस सिचुएशन को हम इमेजिन कर रहे हैं वो पास्ट की है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिख दो। ठीक है, चल 13th क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम लोग अपने आप बताओ। वैसे सारे के आंसर वैसे तुम्हें अपने आप ही बताने पड़ेंगे, लेकिन चलो पहले 13th का बताओ। आई विश आई डैश व्हाट डैश रॉन्ग विद माई कार, नो इज न्यू इज हैड नोन न्यू वर्स। ठीक है, जल्दी से बताओ 13th क्वेश्चन का बच्चों आंसर बताओ। आंसर बताओ बेटा 13th का। सी, बढ़िया, बहुत अच्छा, और सोचो। अब देखो मैं एक छोटी सी बात तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर हम यहाँ पे आई विश लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये सिचुएशन जो है ना वो फैक्ट नहीं है, मतलब मैं ऐसा विश कर रहा हूं कि ऐसा हो, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है जो हम यहाँ पे विश कर रहे हैं। तो अगर ये ट्रू नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आप लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर ये सिचुएशन इमेजिनरी है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिख नहीं पाओगे ना, तो ये नो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी समझ लेना है कि यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन में वर्ब है, एक मतलब दो वर्ब है ऑप्शन में, एक वर्ब है नो, एक वर्ब है इज। तो अब हम अगर विश कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं, तो हम क्या इमेजिन कर रहे होंगे, हमें कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा। हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमारी कार खराब नहीं है, खराब हो जाए, मतलब हम ऐसा चाह रहे हैं काश हमारी कार खराब हो जाए, या हम ये चाह रहे हैं कि कार तो हमारी खराब है, ठीक है, लेकिन काश हमें पता चल जाए खराबी क्या है। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे पर्सन इमेजिन करेगा पता चलना, कि जो उसको नहीं पता है कि क्या खराबी है, अगर पता चल जाएगी तो वो सही कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार के खराब होने को हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं पता चलने को। तो नो वर्ब जो है ना उसका इमेजिनेशन किया जा रहा है, इसका नहीं इमेजिनेशन किया जा रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम नो वर्ब को इमेजिन कर रहे हैं तो नो फर्स्ट फॉर्म में तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि जब हम इमेजिन करते हैं और अगर इमेजिनेशन प्रेजेंट का होता है तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ती है। अगर इमेजिनेशन पास्ट का होता है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है, तो ये जो फर्स्ट फॉर्म नो है ना ये तो आएगी नहीं। अच्छा अगर हम न्यू लिख देंगे, हैड नॉन लिख देंगे और न्यू लिख देंगे, तो ये पॉसिबिलिटीज है। अब देखो होगा क्या, अगर हम न्यू लिखेंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म तो इमेजिनेशन हो जाएगा प्रेजेंट का, क्योंकि वर्ब के सेकंड फॉर्म जो हम लिखते हैं ना तो वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड प्रेजेंट की इमेजिनेशन होता है। तो अगर हम न्यू लिखेंगे तो इमेजिनेशन प्रेजेंट का हो जाएगा, और अगर ये इमेजिनेशन प्रेजेंट का हो जाएगा तो यहाँ पे जो लिखा गया फैक्ट है वो पास्ट का हो जाएगा, वो भी प्रेजेंट का हो जाएगा, तो हमें इज लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है तो ये गलत है। अगर हम हैड नॉन लिखेंगे तो इमेजिनेशन पास्ट का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब यहाँ पे इमेजिनेशन पास्ट का हो जाएगा तो यहाँ पे फैक्ट पास्ट का हो जाएगा, तो पास्ट का फैक्ट होगा तो वॉज आएगा, यहाँ पे इज लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये आंसर, तो हमारा आंसर हो गया न्यू इज। तो इसका मतलब हो गया आई विश आई न्यू व्हाट इज रॉन्ग विद माई कार। अब देखो अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया, इसका अंडरस्टूड मीनिंग हो गया बट आई डोंट नो, बट आई डोंट नो, आई विश आई न्यू बट एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद माई कार। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर्सन की कार खराब है लेकिन इसे पता नहीं क्या खराबी है, ये विश कर रहा है कि काश इसे पता होता कि खराबी क्या है। ठीक है,
फिर से देखो एक बार बता रहा हूं, अगर यहाँ पे हैड नोन के साथ वॉज लिखा होता ना तो वो आंसर हो सकता था, ठीक है। तो खैर हैड नोन के साथ वॉज लिखा नहीं तो वो गलत हो गया। अच्छा, अब एक दो छोटी छोटी चीजें और बता देता हूं। मान लो इस सेंटेंस में आई विश ना लिखा हो, जो आई विश है ना, मान लो इस सेंटेंस में लिखा नहीं आई विश, ठीक है। यही क्वेश्चन है और ये चार ऑप्शन है, अब बताओ क्या आएगा। अगर इस सेंटेंस में आई विश ना लिखा हो, ठीक है, तो अब तुम क्या यूज करोगे? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? बेटा ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे। अब मान लो हम आई विश ना लिखें, अब बताओ क्या आएगा। अब बेटा ए और डी दोनों आ सकते हैं। अगर यहां पे आई विश ना लिखा हो ना तो हम ए ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं और डी ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। आई नो वट इज रॉन्ग विद माई कार, ये प्रेजेंट का फैक्ट हो जाएगा कि मुझे पता है मेरी कार में क्या खराबी है। आई न्यू वट वॉज रॉन्ग विद माई कार, ये पास्ट का फैक्ट हो जाएगा कि मुझे पता था मेरी कार में क्या खराब था। तो अगर आई विश ना लिखा हो तो ए ऑप्शन भी आंसर हो सकता है, डी ऑप्शन भी आंसर हो सकता है, दोनों ही सही है, ठीक है। लेकिन अगर आई विश लिख दोगे तो बस आंसर यही होगा, ठीक है। चलो 14th पे आ जाते हैं। मोहन डैश मी एज दो ही डैश माई ब्रदर, ठीक है। मोहन डैश मी एज दो ही डैश माई ब्रदर। बेटा बी ऑप्शन इसलिए आ जाएगा क्योंकि जो न्यू हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है ना वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड है जो इमेजिनेशन शो कर रहा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो हम यूज करते हैं इमेजिनेशन के लिए वो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। तो अगर हम न्यू लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है, इस जो है वो प्रेजेंट का फैक्ट है। अच्छा बच्चा क्या सोचता है? बच्चा यहाँ पे सोचता है कि न्यू जो हमने लिखा ना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो फिर उसके बाद इज नहीं आएगा क्योंकि जब एक बार पास्ट आ जाएगा तो उसके आगे भी पास्ट आएगा। अब यही गलती होती है बच्चे से कि वो भूल जाता है कि ये टेंस नहीं है, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रेजेंट का इमेजिनेशन होती है, तो अगर हम न्यू लिखेंगे ना तो इमेजिनेशन प्रेजेंट का होगा। बच्चा इस वक्त टेंस समझ लेता है, वो सोचता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख दिया, तो ये टेंस नहीं है बच्चे, ये न्यू पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। नेक्स्ट देखो, यहां पे हमने लिखा मोहन डैश मी एज दो ही इज माई ब्रदर। अभी जो हमने एज दो लिखा ना यहाँ पे लिखेगी सिचुएशन हम विश करेंगे, इमेजिन करेंगे, ठीक है। अब एक चीज समझना, अगर हम यहाँ पे ट्रीट्स लिख देंगे और यहाँ पे वर्ड लिख देंगे तब तो चलो एक बार में ये सही हो सकता है, क्योंकि ये जो हम लिखेंगे ना ये फैक्ट होगा और ये जो लिखेंगे ये हमारा अजम्पशन होगा, इमेजिनेशन होगा, ठीक है। तो अगर हम ट्रीट्स लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मोहन मुझे ट्रीट करता है इस तरीके से जैसा कि मेरा भाई हो, लेकिन एक्चुअली वो मेरा भाई नहीं है, तो ये चलो ऑप्शन सही हो गया। अच्छा आगे देखें, अगर हम ट्रीटेड लिख देंगे तो इमेजिनेशन ये फैक्ट हो जाएगा पास्ट का। अगर यहाँ पे पास्ट लिख दोगे तो आगे जो इमेजिनेशन लिखोगे वो भी पास्ट का होगा, पास्ट के इमेजिनेशन के लिए इज आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ट्रीटेड लिख दोगे तो ये पास्ट का फैक्ट हो जाएगा। अगर ये पास्ट का फैक्ट होगा और अगर ये इमेजिनेशन पास्ट का हो जाएगा तो हमें हैड बीन लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो वॉज लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो गया। अच्छा पास्ट में हम एज दो के साथ में वॉज लिख सकते हैं, लेकिन तब जब हम श्योर ना हो कि वो लिखी गई सिचुएशन ट्रू है या नहीं है। लेकिन चूंकि मैं माई ब्रदर की बात कर रहे हैं तो ये पर्सन श्योर होगा कि ये इसका भाई तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं हैड बीन नहीं लिखना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। ट्रीट्स लिख दोगे हैड बीन लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ट्रीट्स लिखोगे तो ये फैक्ट होगा प्रेजेंट का, और अगर फैक्ट प्रेजेंट का होगा तो इमेजिनेशन भी प्रेजेंट का हो जाएगा। प्रेजेंट के इमेजिनेशन के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा नहीं जो कि पास्ट के इमेजिनेशन के लिए आता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ए ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा ना मोहन ट्रीट्स मी, तो ये तो है फैक्ट कि वो मुझे ट्रीट करता है, ठीक है। अच्छा जो तरीका उसका ट्रीट करने का है ना जैसे कोई भाई को करता है, लेकिन एक्चुअली वो मेरा भाई नहीं है, तो वो इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन होने की जब हमने वर्ड लिख दिया। अच्छा जब देखो यहाँ पे हमने ट्रीट्स लिखा तो ये फैक्ट है, और यहाँ पे हमने वर्ड लिखा ये इमेजिनेशन है। एज दो ही वर माई ब्रदर बट ही इज नॉट, बट ही इज नॉट, लेकिन वो मेरा भाई नहीं है। अब हमें कैसे पता कि वो भाई नहीं है? एज दो लिखा है ना, तो इसका मतलब विश कर रहा है, सपोज कर रहा है। अगर भाई होता तो एज दो क्यों लिखना पड़ता, फिर हम बिकॉज लिख देते। नेक्स्ट देखो, ही डैश एज इफ ही डैश अ गॉस्ट, ठीक है। अब देखो अगर हम एज अ गॉस्ट लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये भूत तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हमने ही लिख रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कोई पर्सन है, भूत नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने ही लिख दिया तो इसका मतलब ये सिचुएशन जो हम लिख रहे हैं ना ये अनरियल है, ये फैक्ट नहीं है। तो अगर ये फैक्ट नहीं है तो ये जो इज लिख रखा है ना ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो ये जो बी है और डी है ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन इसलिए गलत हो गए क्योंकि अगर हम ही लिखेंगे, ठीक है,
तो ही के साथ हम इज तब लिख सकते हैं जब वो सिचुएशन फैक्ट हो। अगर ये सिचुएशन फैक्ट होगी तो हमें मानना पड़ेगा जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मतलब गॉस्ट है। लेकिन अगर हम ही लिख रहे हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो ऑब्वियस बात है किसी पर्सन को रेफर कर रहा है, गॉस्ट को नहीं, तो ये बी और डी अपने आप गलत हो गए। अच्छा, अगर हम वॉज लिख देंगे, लाफ्ट यहाँ पे लिख देंगे तो फैक्ट हो जाएगा पास्ट का, वॉज लिख देंगे तो इसका मतलब पास्ट का एक गेस है कि हो सकता है वो सच भी हो। लेकिन हमें पता है कि भूत होते नहीं है, तो ये पास्ट के गेस भी नहीं हो सकता, ये अनरियलिटी ही होगी। अगर अनरियलिटी ही होगी तो ये आंसर। ही लाफ्स एज इफ ही वर अ गॉस्ट बट ही इज नॉट। अंडरस्टूड मीन होगा बट ही इज नॉट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्प्यूट हो सकता है कि मान लो कोई पर्सन है वो भूत प्रेत में विश्वास करता है, वो मानता है कि भाई भूत प्रेत होते हैं। फिल्में नहीं, बहुत से देख लेते हैं लोग, बहुत से लोग फिल्में देख लेते हैं, कहानियां देख लेते हैं। तो उन्होंने टीवी पे सीरियल देखा, उसमें इच्छाधारी नाग था, इच्छाधारी नागिन थी, ठीक है। उन्होंने कोई मूवी देखी, उसमें इच्छाधारी नाग था, नागिन थी, भूत था, भूतनी थी, तो उन्होंने उसको सच मान लिया कि ऐसा होता भी होगा। लेकिन अब मान लो कोई पर्सन अगर मान ले कि ऐसा होता होगा, तो वो ए ऑप्शन यूज कर सकता है। अगर कोई पर्सन ये मानता है कि भूत प्रेत होते हैं और उसको रास्ते में कोई आदमी मिला कि हो सकता है वो आदमी कोई भूत रहा हो, ठीक है, तब तो वो अपना ए लिख दे। लेकिन मैं तो नहीं मानता, ठीक है। हालांकि मैं मना भी नहीं करता कि नहीं होते हैं, लेकिन भूत से बकवास चीज है ये, मतलब केवल हमारी थियरीज हैं, इनके पास अभी हमारे पास तो कोई प्रूफ है नहीं, ठीक है। हम्म। मैंने बेटा ए मना नहीं किया, मैंने कहा कि जो लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं और जो ज्यादा मतलब इस तरीके की कहानी, अबे खत्म हो गया, ये लो। मैं ये मना नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि जो लोग ज्यादा भूत प्रेतों में विश्वास वगैरह करते हैं ना, वो अपना इसे सच मान लें। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, तो वो ए को सही मान लें। नहीं, ए नहीं सही होगा एसएससी में, एसएससी में ए नहीं सही होगा, कॉमन सेंस अप्लाई किया करो, ए नहीं सही होगा बेटा। ठीक है, तो देखो ये जो भी हमने टेंस में पढ़ाए ये कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इनको सबको रिवाइज कर लेना। और वो जो फंडामेंटल्स में आपको एक वीडियो दे रखा है ना, क्या नाम है उसका, क्या नाम है देखो, मूड। तो फंडामेंटल्स में ना आपको एक वीडियो दे रखा मूड, जो ये आज हमने 5 सब्जेक्टिव मूड पढ़ा है ना, इसका आधा पार्ट है वो हमने उसमें पढ़ रखा है, ठीक है। तो वो और देख लेना टेंस के साथ साथ में, ठीक है। और टेंस का असाइनमेंट के डिस्कशन का वीडियो मैं दुरानी सर से कहता हूँ वो अपलोड कर देंगे आजकल में। तो आप लोगों के पास 2 दिन है, सैटरडे संडे, ठीक है, उनको देख लेना, अपना टेंस को रिवाइज कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना पहले सारे लेक्चर्स को। उसके बाद में वो डिस्कशन का वीडियो देख लेना। मंडे से हम लोग कंडीशनल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंडीशनल। और मुझे लगता है कंडीशनल का शायद फंडामेंटल में कोई टॉपिक होगा नहीं, फंडामेंटल में कंडीशनल का कोई वीडियो होगा नहीं। तो वहां पे ध्यान रखना, जो कंडीशनल है ना उसमें ये जो आज हमने सब डिस्कस किया है ये बड़ा काम आएगा। हालांकि मैं फिर से उसको समझा दूंगा, एक बार डिटेल में फिर से बता दूंगा, लेकिन जो आज हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए ना, यही कॉन्सेप्ट हमारे कंडीशनल चैप्टर में काम आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम मंडे को पढ़ेंगे बच्चे, वो कंडीशनल होगा, और जब कंडीशनल हो जाएगा तो उसके बाद फिर नरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है 1-2 दिन में कंडीशनल हो जाएगा, फिर उसका नरेशन ही स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक में हमारा कंडीशनल और नरेशन दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी तुम लोग क्या करोगे, टेंस अपना रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, और ये जो तुम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो टेंस का रिवीजन करना, टेंस का असाइनमेंट अपलोड करवा देंगे, डिस्कशन का वाला वीडियो, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। और जो फंडामेंटल्स में मूड एक टॉपिक का वीडियो दे रखा है, वो मूड अच्छे से देखना समझना, उसके भी अपने नोट्स बनाना, और मंडे से कंडीशनल के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। अब कोई बच्चा, सर मुझे नॉन फिनाइट का वीडियो नहीं मिला, ऐसा कैसे, पगले हो क्या, नहीं मिला? भूत नहीं तो भगवान भी नहीं। हालांकि बेटा सच्चाई यही है, देखो मैं आस्तिक हूं, मैं तगड़ा आस्तिक हूं, ईश्वर में बड़ी श्रद्धा रखता हूं, बड़ा भरोसा भी ईश्वर में करता हूं, ठीक है। लेकिन मैं मतलब ये नहीं मानता कि भगवान की क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं बस उसको समर्पित हूं, मैं उसको समर्पित हूं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मैं ये नहीं मान पाता कि वो मंदिर में ही हैं, या इस तरीके से हैं, या वो इस तरीके से कर देंगे, या मैं उनकी प्रार्थना करूंगा तो वो मुझे अमीर बना देंगे, या मेरी जॉब लगवा देंगे, या मेरे घर में खुशियां बिखेर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब मेरे कर्मों से डिसाइड होगा। तो ये भूत है, भगवान है, ये सब थियोरीज हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सब थियोरीज हैं, ठीक है। हाँ, किसी को नहीं पता कि भूत है, भगवान है कि नहीं है, ठीक है। मन है मानो, नहीं मन है मत मानो, ठीक है। बस चोंच मत लड़ाओ, मानते हो तो मानो, नहीं मानते हो मत मानो, लेकिन दूसरे के ऊपर अपना थोपो मत। मान लो मैं ईश्वर को मानता हूँ, ठीक है, मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, श्रद्धा रखता हूँ, और आस्तिक मतलब नास्तिक मतलब नहीं हूँ, आस्तिक पर्सन हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपने घर वालों को जबरदस्ती मनवाऊंगी तो भी भगवान में भरोसा कर, अपने बेटे को भी मनाऊं, ठीक है, उसको भी जबरदस्ती समझाऊंगी नहीं भगवान होता है, होता है, और फिर मैं एंट लॉजिक दूंगा उसको प्रूव करूं, ठीक है। 1000 साल पुरानी बात बताऊं, 10,000 साल बाद पुरानी बात बताऊं, ये छोड़ो। ये तो अंदर की बात है, तुम्हें लगता है तो मान लो, नहीं लगता है तो मत मानो, ठीक है। दूसरे के साथ चोंच में लड़ाओ,
कि हमारा भगवान अच्छा, तुम्हारा भगवान अच्छा, ठीक है, हमारा भगवान स्टाइलिश है, तुम्हारा भगवान स्टाइलिश है। ये नाटकबाजी मत करो। तो भूत मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो। मैं नहीं मानता तो नहीं मानता, भगवान को मानता हूं तो मानता हूं। ठीक है। अब उसमें तुम मुझे सही गलत साबित करो या मैं तुम्हें सही गलत साबित करूं, इतने मेरे पास टाइम भी नहीं और मुझे पसंद भी नहीं। ठीक है। तो यही है भूत प्रेत का, तो भैया यही कॉन्सेप्ट है, किसे पता। डिस्क्रिप्टिव बैच में कितनी क्लास होंगी? एसबीआई पीओ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, अगर आप एसबीआई पीओ वगैरह दे रहे हो या सीएचएसएल का पेपर देते हो या सीजीएल सीपीओ टीयर 3 जो होता है, तो मैं कहूंगा आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगे कि वो वर्थ है, आप उतना अफोर्ड कर सकते हो टाइम और पैसा, तो आप कर लो। हालांकि हमने फीस उसकी वैसे भी कमी कर दी, 1000 ही कर दी। पहले तो मैं 1500 मतलब 1500 रखना चाह रहा था, मैं कम कर दी। तो अगर आप मतलब देखो, उसमें लेटर्स भी हो जाएंगे आपके, एप्लीकेशंस भी हो जाएंगे, और जो हम रिटर्न कंपोजिशन जैसे लिखते हैं ना, लेटर्स लिखते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं, उसमें जो सेट फ्रेजेस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे, लेटर्स लिखवाएंगे, पैराग्राफ लिखवाएंगे, और उनको आपको इवेल्युएट करके भी देंगे, जिससे आपको पता चले कि आप लिखने में क्या गलतियां कर रहे हो। ठीक है। देखो, पढ़ना एक चीज है, उसको हमको करके दिखाना दूसरी चीज है। मैंने आपको बोर्ड पे पढ़ा दिया, वो एक चीज है, लेकिन अगर आप लिखोगे ना तब गलतियां ज्यादा करोगे। तो हमने उसमें इवेल्युएशन भी इसीलिए रखा है। ठीक है, कि बच्चों को जो पढ़ाएंगे, जैसे मान लो हमने एप्लीकेशन लिखना सिखाया, तो हमने आपको सिखा दिया, आपको बता दिया कि इन वर्ड्स का यूज करो, इनका मत यूज करो, इस फॉर्मेट में लिखो। फिर हम आपसे लिखवाएंगे भी और उसको मंगवाएंगे बकायदा, हमें भेजोगे तो फिर हम उसको आपको असेस करके बता भी देंगे कि ये गलतियां की है, नेक्स्ट टाइम मत करना। तो अगर आपको लगता है कि आप फीस अफोर्ड कर सकते हो और टाइम इतना डिवोट कर सकते हो, तो कर लो ज्वाइन उसमें। ठीक है। अगर इस तरीके का आपको कोई पेपर देना है जिसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आती है, मूवी देखूंगा जाके, और क्या। हरिओम। अबे हिज मैनर्स, एक ही की चीजें पीछे पड़ा रहे। हाँ, जिसने 1500 के डिस्क्रिप्टिव ले लिया। अब दो तीन बच्चे हैं, मुझे लगता है वो ऐसे लल्लू हैं, हमने अनाउंस भी नहीं करा, उन्होंने जाके तब तक एडमिशन ले लिया। ठीक है। असल में शुरू में क्या था, शुरू में हमने वो बैच उसमें बनवाया ना, तो उसमें 1500 हमने प्राइस रखवा दिया, क्योंकि मैं उसको 1500 ही रखना चाहता था। ठीक है। लेकिन फिर तुम लोगों ने भी कहा, वो दूसरा बैच है जो शाम को पढ़ाता हूँ, उन बच्चों ने भी कहा, तो मैंने तो दुराई सजा के 1000 करवा दिया। ठीक है। मैंने बताया नहीं, तब तक 2 3 दिन जाके वहां पे एडमिशन ले लिया, अपने 1500 कटवा लिए। अब वो मेरे से कह रहे हैं 500 वापस करो। अब वापस करने का कोई सीन नहीं है। ठीक है। असल में ये जो ऑनलाइन पेमेंट्स आप लोग करते हो ना, ये होता है थोड़ा ट्रिकी मामला। ये सीधा अकाउंट में पैसा जाता है और इन पे सब जीएसटी वीएसटी दुनिया का झंझट होता है। ठीक है। अच्छा, और वो छोड़ो, उसके बाद में जैसे जो आप पेमेंट करते हो ना इंस्टा मोजो के थ्रू, तो इंस्टा मोजो वाले अपना कमीशन लेते हैं। अब मैं वापस करूं तो मेरा और काट लेंगे पैसे। ठीक है। तो अब एक काम करो, वो 500 में आपके कंपनसेट करवा दूंगा, कोई बुक्स वुक्स ले लेना, मैं बुक्स आपके लिए प्रैक्टिस एक्टिस की भिजवा दूंगा, इस तरीके से कंपनसेट कर दूंगा। ठीक है। वापसी आपसी पार्ट पेमेंट तो कैसे भी नहीं होता, फुल पेमेंट तो एक बार में वापस भी हो जाता है उसमें। हालांकि वो हमसे इंस्टा मोजो वाले कमीशन काट लेते हैं, वापसी का भी पैसा काट। मतलब ये मक्कारी है। ठीक है। हमारा जैसे करंट अकाउंट है गवर्नमेंट बैंक में, ठीक है, एसबीआई वालों में, तो हमने उनसे बहुत बार कहा कि भैया हमारा ये सिस्टम बनवा दो। ठीक है। कभी वो तैयार नहीं, कभी हमारा डेवलपर तैयार नहीं, तो वो बन ही नहीं पाया पेमेंट गेटवे। अच्छा, इंस्टा मोजो वालों को क्विक लग जाता है, इंस्टा मोजो का गेटवे होता है, तो हमने तुरंत लगवा दिया। अब उनके नाटक क्या है, जैसे हमने फीस रखी है 1000। ठीक है। अब बच्चा पे करेगा ना, तो बच्चे से कितनी लेते हैं मैं देखो बताता हूँ, अभी तुम्हें बता देता हूँ तुरंत। एक मिनट रुकना। तो जैसे हमने 1000 फीस रखी है, तो वो बच्चे से लेते हैं 1038 रुपीज 94 पैसा, मतलब वो 39 रुपए बच्चे से एक्स्ट्रा लेते हैं। अब वो 39 रुपए उनका अपना कमीशन है, 1000 वो हमें देते हैं और 39 रुपीज वो खुद ले लेते हैं। हाँ, 1038.94 पैसा, मतलब 39 रुपीज लेते हैं। अब उसमें इनकी मक्कारी देखो क्या, अगर मैं मान लो मैं वापस करूं कि भाई ये फीस में बच्चे की वापस कर रहा हूं, तो फिर मुझसे भी पैसा काट लेंगे, जितने आपसे काटे ना उतने मुझसे काट लेंगे वापस देने के। ठीक है। तो उनको उनको 39 78 रुपीज मिल गए 1000 के ट्रांजेक्शन भी फ्री में। तो वो जिन बच्चों ने, एक दो बच्चे जिन्होंने एक्स्ट्रा कर दिए, मैं उनको कंपेंसेट करवा दूंगा, आपको कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस की बुक्स भिजवा दूंगा। ठीक है। हाँ, पार्ट पेमेंट वगैरह रिटर्न की होती नहीं है। और 6000 में 232 रुपए ले लेते हैं। तो इंस्टा मोजो की ना उनकी फैसिलिटी अच्छी है, असल में पैसा ऐसे उनके लटकते नहीं है। नहीं तो जैसे हमने पहले गेटवे लगवा रखा था ना बैंक का, शायद आईसीआईसी का था कि एक्सिस बैंक का था, तो उसमें कई बार बच्चों के पैसे लटक गए। पेमेंट कर दी बच्चे ने, हमारे पास पैसे पहुंचे नहीं, बीच में रुके रह गए। फिर पता चला उसके 2 3 दिन बाद बच्चे के वापस हो जाते हैं। खैर, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में ये होता है कि आपकी पेमेंट मारी नहीं जाती। ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन आपके पैसे फिर वापस आ जाते हैं आपके पास। ठीक है। लेकिन परेशानी तो तब तक बच्चे को हो जाती है, मान लो किसी बच्चे को फीस पे करनी है, अब उसके अकाउंट में पैसे ही उतने थे फीस भर के, अब वो उसके एडमिशन भी नहीं हो पाया और अब उसके अकाउंट में पैसे भी नहीं है, अब उसको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इंस्टा मुझे वगैरह का ना बिल्कुल स्मूथ सिस्टम है।
क्विकली इनका मतलब आप गेटवे यूज कर सकते हो और तुरंत पेमेंट हो जाती है। मतलब कंफर्मेशन का इतना अच्छा सिस्टम है कि तुरंत हमारे मतलब इनका ऐप होता है एंड्रॉइड ऐप, और एंड्रॉइड ऐप पे हमें तुरंत पता चलता रहता है कि हमें बच्चे ने पेमेंट कर दी और तुरंत उसका कंफर्म हो जाता है। ठीक है, ये है। तो ये हम प्रीमियम देते हैं, बच्चे प्रीमियम देते हैं, हम प्रीमियम देते हैं। ये हम प्रीमियम केवल स्मूथनेस का देते हैं कि उनका सिस्टम स्मूथ है। तो चलो अब एक काम करो, हैप्पी वीकेंड सभी को। मूवी वूवी देखो जाके, पढ़ाई लिखाई करो जाके, रिवाइज करो जाके। ठीक है, अब मेरा खून मत पियो। ठीक है, मंडे को मिलते हैं, तब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है। सर कोई अच्छी मूवी का नाम बता दो, तुम मक्कार हो तो जाओगे नहीं। चलो, कोई अच्छी मूवी का नाम। पता नहीं भाई, देखो मुझे तो जो अच्छी मूवी लगती है कोई जरूरी नहीं तुम्हें अच्छी लगेंगी, लेकिन मैं दो तीन मूवी बताता हूँ अगर तुम्हें देखना हो। मैं बताता हूँ मैं कैसी मूवी देखता हूँ, देखो एक बार ध्यान से। मार्वल सीरीज, एवेंजर्स की, वो मुझे पसंद है, सारी देखी सारी। ठीक है। उसके बाद में बैटमैन सीरीज, जिसमें क्रिश्चियन बेल है, वो पहली तीनों जो है, बिगिंस है, डार्क नाइट है, डार्क नाइट राइजेस है, वो मुझे पसंद है, वो मैं देखता हूँ। ठीक है। उसके बाद में एक पुरानी ट्रायलॉजी है, अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं बताता हूँ, उसको देखना। फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर। देखो ये मेरी अपनी चॉइस है, हो सकता है आजकल के बच्चों को ना पसंद आए, लेकिन एक्टिंग देखनी है, सिनेमा देखना, आर्ट देखना है तो देखनी चाहिए। ठीक है। फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर। ठीक है। फॉर अ फिस्ट फुल ऑफ डॉलर्स, ये एक ट्रायलॉजी है, क्लिंट ईस्टवुड है शायद। ठीक है। फॉर अ फिस्ट फुल ऑफ डॉलर्स, फॉर अ फिस्ट फुल डॉलर्स ऐसे है शायद। ठीक है, ये हो गया। फॉर अ फ्यू मोर डॉलर्स, वो तो ऊपर लिख ही दिया। ठीक है, तो हो गया फॉर अ फ्यू मोर डॉलर्स। एक हो गया फॉर अ फिस्ट फुल ऑफ डॉलर्स, एक और है मतलब डॉलर्स उसमें भी आता है, वो आप देख लेना, जब दो ढूंढोगे तो तीसरी अपने आप मिल जाएगी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, ये पुरानी फिल्म है। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। मतलब एक्टिंग देखनी है ना, और सिनेमा देखना है, एंजॉय करना है। मतलब अगर मान लो लटके झटके पसंद है, ठीक है, और मतलब किसी पर्टिकुलर एक्टर के फैन हो कि नहीं हम तो भाई अक्षय कुमार को ही देखेंगे, ठीक है, अक्षय कुमार मेरा फेवरेट एक्टर है, मूवी नहीं देखता उसकी मैं। ठीक है, क्योंकि वो उतना मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाता जितना मतलब इन मूवीज को देखो ना खुशी मिलती है। क्या भाई, क्या मतलब बैकग्राउंड है, क्या रियल एक्टिंग है। ठीक है, आप ये देखोगे तो फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर है, फॉर अ फिश फुल ऑफ डॉलर्स है। ठीक है, एक और है इसमें, वो ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में नाम आएगा नहीं, देख लेना। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक गजब मूवी है। ठीक है, ये है जैसे, तो यही देख लेना, जब ये देख लोगे फिर बाकी भी बता दूंगा। बाकी तो बहुत लंबी लिस्ट है मेरी मूवीज के अंदर, बहुत सी देखता रहता हूँ। ठीक है। अबे भोजपुरी बक, भोजपुरी देखेगा, भोजपुरी मत देखा करो, बदतमीज है वो। देखो मैं आपको बताऊं, इंडिया का जो सिनेमा है ना, इंडिया का सिनेमा है, अगर हम दो चार मिनट में तुम लोगों से बात कर लेते हैं इधर की, अगर हम इंडिया के सिनेमा की बात करें तो मुझे साउथ इंडियन पसंद है बॉलीवुड से ज्यादा। भोजपुरी तो बहुत डिग्रेड कर दिया। भोजपुरी इतना अच्छा कल्चर था, लेकिन वहां के सिनेमा ने ना कल्चर का नाश मार दिया। मतलब इतना गलत दिखाते हैं, इतना खराब दिखाते हैं, फुहड़ता दिखाते हैं पूरी की पूरी। ठीक है, तो वो तो बदतमीज है, पगले हैं, उन्हें सऊर ढंग नहीं है। ठीक है, आप साउथ इंडियन फिल्में देखो। मैं बॉलीवुड के बजाय ना साउथ इंडियन फिल्में पसंद है मुझे ज्यादा। मतलब अगर बॉलीवुड की बात करूं तो उतनी अच्छी नहीं लगती मुझे मूवी जितनी साउथ इंडियन की पसंद है। ठीक है, साउथ इंडिया की कुछ फिल्में मैं आपको बताता हूँ, देखना। एक सन ऑफ सत्यमूर्ति है, ठीक है, अल्लू अर्जुन की है, सन ऑफ सत्यमूर्ति, वो देखना, गजब मूवी। उन मूवीज में क्या होता है ना, फैमिली वैल्यूज होती हैं, सोसाइटी, फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, उनका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, साफ सुथरी होती हैं, आप बैठ के बच्चों के साथ देख सकते हो। और एक तो बड़ी अच्छी मूवी लगी मुझे, अगर तुम लोगों को अच्छी लगे देखना कभी, विजय सेतुपति की है, जुंगा द रियल डॉन। जुंगा द रियल डॉन, बड़ी फनी मूवी है। हालांकि एक्टर की शक्ल पे मत जाना, एक्टर की शक्ल के हिसाब से मूवी देखोगे तो तुम शुरू ही नहीं करोगे उसको देखना, लेकिन देख लेना अगर पसंद हो तो। जुंगा द रियल डॉन मस्त मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, मतलब अच्छी लगेगी, कॉमेडी बहुत अच्छी है उसमें। ठीक है, जुंगा द रियल डॉन इसकी है, बहुत अच्छी मूवी है। एक बड़ी इसकी सीरियस मूवी है, जुंगा द रियल डॉन तो कॉमेडी मूवी है, और एक विजय सेतुपति और आर माधवन की मूवी है विक्रम बेदा। विक्रम बेदा देखो क्या गजब कहानी है, कितनी अच्छी। और ऐसी मूवीज होती है साफ सुथरी, आप पूरे घर परिवार भाई बहन सारे बैठ के देखो। ठीक है, बॉलीवुड की मूवीज जो बनाते हैं लोग बदतमीजी जरूर डाल देते हैं बीच में कोई ना कोई, ठीक है, नाटकबाजी। तो विक्रम वेदा है, जुंगा द रियल डॉन है। ठीक है, डीजे है अल्लू अर्जुन की। ठीक है, मैं हूं लक्की द रेसर है, और
ये क्या नाम मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, सन ऑफ सत्यमूर्ति है, ठीक है। रिटर्न ऑफ रेबेल तो थोड़ी ज्यादा ही कर दी, प्रभास की मूवी है रिटर्न ऑफ रेबेल, लेकिन उसको ज्यादा ही कर दिया, ज्यादा ही हालांकि मूवी अच्छी है, परिवार के साथ बैठ के देखो, एक्शन बड़ा अच्छा है, ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा एक्शन कर दिया, मतलब हाई फाई ज्यादा दिखा देते हैं, ओवर एक्टिंग लग गई, ठीक है, लेकिन अच्छी है मूवी, आप देख सकते हो परिवार के साथ। एक उसकी जूनियर एनटीआर की है, जूनियर एनटीआर की एक मूवी है, क्या नाम है उसका, नाम मैं बताता हूँ आपको, बादशाह, बादशाह उसका नाम है, वो देखो। तो साउथ इंडियन फिल्में कहीं साफ सुथरी होती हैं, अच्छी मूवीज होती हैं, कॉमेडी होती है, एक्शन होता है, और इमोशन भी होता है, और फुहरता नहीं होती, लगभग ना के बराबर होती है, ठीक है। मैं कौन से स्टेट से हूँ? मैं यूपी से हूँ बेटा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ वैसे, मतलब अब तो मैं दिल्ली से हूँ, मतलब अब तो मैं दिल्ली का हूँ, मेरा अब तो डोमिसाइल बच्चों बच्चों का मेरा मतलब मेरा तो नहीं, खैर मेरा तो जन्म यूपी में हुआ था, लेकिन अब बच्चों बच्चों का सब दिल्ली का हो गया सब, अब तो हम दिल्ली के हैं, ठीक है। बेसिकली यूपी से हैं, मतलब अभी भी यूपी से, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा डिस्कनेक्शन हो गया, पिताजी हैं दादाजी अभी यूपी में ही रहते हैं, खेती बाड़ी सब अपनी वही है, ठीक है, लेकिन वैसे मैं यूपी का हूँ, ठीक है, यूपी से हूँ, ठीक है। तो आज के लिए काफी हो गया, चलो बढ़िया। हाँ हरदोई से हूँ, ये सही कह रहा है बच्चा, हरदोई डिस्ट्रिक्ट है मेरा यूपी में। तो चलो अब एक काम करो, आज के लिए बहुत होगी बायोग्राफी, ठीक है। हाँ जनता गैरेज देखो, बच्चे ने बताया जूनियर एनटीआर की जनता गैरेज है, बहुत अच्छी मूवी जनता गैरेज भी, ठीक है। चलो अब एक काम करो, फूट लो, ठीक है। अब कल मिलते हैं, कल क्या, अब तो सीधे मंडे को मिलते हैं, कंडीशनल स्टार्ट करेंगे, टेंस और मूड का अपना रिवीजन प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट।